जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू का टीम। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 में स्टार्ट होने में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं। मेरे ख्याल में 2 दिन ही रह गए हैं। हमारी तरफ तो रात हो गई है, पाकिस्तान में दिन हो गया होगा, तो टेक्निकली 2 दिन रह गए हैं। और उसी सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारा सिलसिला चल रहा था जी स्क्वाड रिव्यूज का, डिटेल स्क्वाड रिव्यूज का, जहां से ये शो हमारा 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था स्क्वाड रिव्यूज से। तो ये हमारे सिग्नेचर शोज हैं और ये आखिरी शो मैंने बचा के रखा हुआ था सालार के साथ, जो कि है मुल्तान सुल्तान के सिपहसालार कैनी यार मेरे साथ मौजूद है। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो इस टाइम पे कैसी लग रही है। जो उन्होंने लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइनिंग्स की हैं, ट्रेड्स की हैं, उसके बाद जो इनका स्क्वाड है वो कैसा है और वो टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी डिस्कस होगी। हम प्लेयर बाय प्लेयर चलेंगे, सारे प्लेयर्स, और फिर टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। अस्सलाम वालेकुम कैनी, वेलकम टू द शो यार। मुल्तान सुल्तान, पहले तो मुझे बताएं कि ओवरऑल क्या आपका जो रीसेंट चेंजेस जितनी भी मुल्तान सुल्तान में अभी तक हुई हैं, मुझे ये बताएं कि उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान का होलिस्टिकली एक पिक्चर अगर आप देखें तो कुछ कैसी फील आ रही है अब? वालेकुम सलाम साकिब भाई पिछले अब खैर ट्रेड विंडो के बाद से एक मुल्तान टच देने की कोशिश की गई है बिकॉज बहुत चीज़ें हो जाती हैं फिर इंसान भूल जाता है एक्चुअली ये जो स्क्वाड इनिशियली जो पिक हुआ था वो तो सियालकोट स्टैलियंस ने किया था, उनकी मैनेजमेंट ने किया था। बट जब से गौहर ने टेक ओवर किया और उसको मुल्तान रीब्रांड किया तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको एक मुल्तान टच देना ज़रूरी था। ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के कुछ इस तरह के लड़के लाना ज़रूरी थे जो उस रीजन के लिए लड़ें, जो शायद वो एक्स्ट्रा 10% 15% दे पाएँ। तो उसमें भी जितने आप कर सकते थे हफ्ता 10 दिन में इतने ट्रेड्स करके कुछ किए हैं। कुछ सवालिया निशान थे। आई थिंक वी कांट स्टेप अवे फ्रॉम दैट। सलमान मिर्जा का डिपार्चर, अहमद दानियाल का डिपार्चर आर बिग बिग डिसीजंस। एंड ठीक है, आपको कुछ हद तक उनकी जगह एक केस में वसीम जूनियर मिला, एक केस में आपको अरफात मिनास एंड फैसल अकरम, होम ग्रोन मुल्तान बॉयज। तो देखते हैं आप किस एंगल से देखें, उस पर डिपेंड करता है। और अभी खैर हम पूरे स्क्वाड में डीप डाइव करेंगे। बट फिलहाल आई थिंक द प्लेजेंट थिंग इज के एक उस पे मुल्तान की ब्रांडिंग देने की कोशिश की गई है उस स्क्वाड को, ताकि आप थोड़ा डिस्टिंग्विश कर सकें कि अब ये सियालकोट का स्क्वाड नहीं रहा। बिल्कुल, चले लेट्स डाइव डीप इनटू द स्क्वाड। और एक्सेल शीट में लगाता हूँ जो हमने बनाई है जी हर टीम की। तो ये मुल्तान सुल्तान की भी एक्सेल शीट आपके सामने है। इसमें सबसे पहले कैप्टन की बात कर लेते हैं, एशन टर्नर, जिसको इन्होंने अनाउंस किया। गोहर ने हमें इनका जवाब भी दिया था कि वाई एस्टन टर्नर, वाई नॉट स्टीव स्मिथ। और बट बड़ा कंक्रीट उन्होंने आंसर दिया था कि आखिरी 4 सालों में या आखिरी 5 सीजन्स में उन्होंने 3 टाइटल्स एज ए कैप्टन जीते हुए हैं, उसके बारे में बताया था। एस्टन टर्नर मिडल ऑर्डर चूंकि बेटर है, हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, डिसेंट एवरेज है उसकी उनके हिसाब से, मिडल ऑर्डर के हिसाब से। तो एशन टर्नर एज ए कैप्टन भी मुझे बताइए इसके बारे में थोड़ा सा, और इसको डिटेल फिर जब एज ए कैप्टन डिस्कस हो रहे हैं तो फिर एज ए प्लेयर भी इनको, मिडल ऑर्डर प्लेयर भी इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन एज ए कैप्टन एंड एज ए प्लेयर एशन टर्नर? म्यूट 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 पे चले गए। मेरा म्यूट हुआ था, सॉरी। यार जहाँ तक साकिब भाई उसके रेज्यूमे की बात है तो इट्स अनडिनाइबल, राइट? वो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस हैं, बिग बैश एक कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्नामेंट है। बट एक लीडरशिप की पेडिग्री होती है। एंड गौहर की उस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर आप पर्थ स्कॉचर्स का ओवरऑल स्क्वाड उठा के देखते हैं, एंड ठीक है उनके पास वैल्यू प्लेयर्स हैं, पीपल लाइक मिच मार्श, पीपल लाइक एरन हार्डी जो जल्दी में पिक हो गए हैं डायरेक्ट साइनिंग, उस तरह के प्लेयर्स आपको मिलेंगे। बट दे आर नो आउट एंड आउट बिग नेम स्टार्स जिसको आप कहते हैं ना। तो उस सेंस में ही हैज लेड द ग्रुप रियली वेल। 5 टाइम्स वो बिग बैश जीत चुका है, 3 टाइम्स जिस तरह गौहर ने कहा एज कैप्टन जीत चुका है। तो यू वांट के किसी की उस टाइप की मेंटालिटी हो। फॉरेन कैप्टन्स के साथ आई थिंक थोड़ा सा आपके जो
लोकल प्लेयर्स होते हैं वो दे आर अ लिटिल बिट मोर अर्नेस्ट विद देयर रोल्स, वो थोड़ा इम्प्रेस करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, एंड वो यू विल होप के कम्स आउट फॉर मुल्तान। और वैसे भी आपकी टीम में कुछ इस तरह के लोकल अगर आप प्लेयर्स में देखें, तो साहिबजादा फरहान हो गया, मोहम्मद नवाज हो गया, शान मसूद हो गया, these are player who have played for Pakistan, for some time now, तो वो यंग लड़कों को चलाने में और थोड़े से लीडरशिप टीम के साथ उनको चलाने में काफ़ी मदद करेंगे। एंड इन द लॉन्ग रन, जो मैं मुल्तान का गोल मानता हूँ, आई वुड लव टू सी अ लोकल बॉय, समबडी लाइक इन अरफात मिनास बिकम कैप्टन, एंड आई बिलीव कि मुल्तान के इस वक्त थिंक टैंक का भी विजन सेम है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इट वुड हैव बीन टू सून राइट नाउ। तो इट मेक सेंस कि आपके पास कोई ऐसा बंदा था जिसकी पेडिग्री थी। और स्टीव स्मिथ को जहां तक ना बनाने की बात है, वो आई डोंट थिंक इट्स एज बिग ऑफ अ कंसर्न। अगर कोई एस्टन टर्नर को एडवाइस की जरूरत हुई तो स्टीव स्मिथ ने वहीं पे होना है। एंड इफ एनीथिंग दिस गिव्स स्टीव स्मिथ द फ्रीडम कि भाई तुम जाके बैटिंग करो तुम्हारे बैट पे हमें फुल फोकस चाहिए, तो कीप योर एनर्जी फॉर दैट, एंड बॉलिंग चेंजेस एंड लिटिल लिटिल थिंग्स, कहीं उसका एडवाइस चाहिए होगा तो ले लेंगे। तो एज ए कैप्टन तो आई यू कैन अंडरस्टैंड द डिसीजन, एंड गिवन जो उसका रेज्यूमे है, आई थिंक इट बिकेम अ नो ब्रेनर बेस्ड ऑन दैट, राइट, कि आप स्टीव स्मिथ की प्लेट पे वो सब डालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जहां तक एज अ बैट्समैन की बात है एशटन टर्नर की, उसकी हम क्विकली कर लें, मिडिल ऑर्डर में फिर नहीं करेंगे, अभी कर लेते हैं। तो उस पर बहुत से लोगों ने सवाल भी किया कि एशटन टर्नर पहले आके पीएसएल में फेल हो चुका है, फलाना फलाना। आई डोंट हाँ, नेसेसरली 2 तो एग्री मैच खेला विद, था। हाँ 2 मैचेस एग्जैक्टली। में किस तरह हमने एक्सर्स कर लिया था कि वो फेल हाँ, हो गया। लेकिन वो आपको पता है ना कि अगर 2 मैच में भी वो परफॉर्मेंस ना आए तो हमारे लोग तो उसको लेबल कर देते हैं कि इसमें उनके चला ही उनमें नहीं है। से एक मैच में मुझे याद आ रहा है इसने 2 छक्के लगाए थे, 1 या 2 छक्के लगाए थे इसने एक एक मैच में। मिडॉन के ऊपर तो मुझे भी याद आ रहा है, फिर शायद पता हाँ, नहीं दूसरा भी लगा हो, लेकिन बहरहाल एंड वो भी उसकी इनिंग्स ऐसी थी कि 4-5 बॉलें उसने खेली थी, आके एक आध छक्का लगाया, फिर वो बेचारा स्टंप हो गया था। तो एनीवे द पॉइंट इन सेइंग इज दिस के आई थिंक इतने छोटे सैंपल साइज में आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। एंड आई बिलीव कि आप 2020-21 में देख लें तो उसने इंडिया में भी आके बायलैटरल सीरीज जो खेली थी, वहां पे उसने अपनी स्कोरिंग रेंज दिखाई थी, और वो उन पिचेस पे ज्यादा हमारे लिए वैल्यू इसलिए रखती है बिकॉज बिग बैश में तो हमें पता है कि उसकी क्या पावर गेम है, वो अगेंस्ट पेस, बैक ऑफ लेंथ, वो किस तरह बिहाइंड स्क्वायर वो मारता है, पेस को किस तरह वो यूज करता है। बट इट्स हार्टनिंग टू सी कि अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ लाइक कुलदीप यादव फॉर एग्जांपल, वो किस तरह ही कैन गेट टू द पिच ऑफ द बॉल, और वो रिस्टी शॉट्स भी मार सकता है, स्पेशली अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ 2 ही ग्राउंड होंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि जैसे जैसे मैचेस बढ़ते चले जाएंगे, आई थिंक आपका एग्रीगेट स्कोर कम होता जाएगा, पिचेस और मजीद टर्न होती रहेंगी, तो अब स्पिनर्स का शायद ज्यादा हैवी गेम हो जाए एज अपोज टू जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल। यार वैसे एस्टन टर्नर की एक बात है कि बड़ी हाई स्ट्राइक रेट से इसने खेलता है। इसकी बिग बैश भी शायद 170 या 180 के स्ट्राइक रेट से इसने ये वाली बिग बैश खेली है। और 23 की 182। एवरेज भी, एक ऐसा प्लेयर जो चौथे पांचवें नंबर के ऊपर आता हो तो वहां पर ये हेल्दी एवरेज में है, तो लाइक 23-24 की एवरेज होती है, इट्स इट्स अ डिसेंट एवरेज उस नंबर के ऊपर खेलने के लिए। तो लेट्स सी कि इस दफा आके वो कैसे, अब इस दफा हम ज्यादा देखेंगे एस्टन टर्नर को तो ज्यादा पता चलेगा। मैंने इनको बहुत ज्यादा खेलते देखा नहीं है, पिछले साल मुल्तान से खेला था या कई दफा पर्थ का कोई मैच लगा हो तो उसमें कई दफा नजर आ जाता है, बट डिटेल में तो इस दफा हम देखेंगे। एनीवे अगले प्लेयर की बात करते हैं, स्टीव स्मिथ, जो काफी अरसे से, बल्कि कुछ अरसे से ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, बट उन्होंने बिग बैश इतनी जबरदस्त खेली, और वो जो एक बाबर को सिंगल बाय किया था उन्होंने, और उसके बाद जो उस ओवर में 30-32 रन उन्होंने लूटे थे, उसके बाद से उन्होंने उसको दोबारा पकड़ के श्रीलंका भेज दिया, और श्रीलंका में भी उनकी टीम ने उसको नहीं खिलाया, वो बेचारा बगैर मैच खेले ही उनका वर्ल्ड कप खत्म हो गया। मगर रेड हॉट फॉर्म में दोबारा आ गए हैं, और स्टीव स्मिथ का ये कि बहुत ही बहुत ही पक्का बैट्समैन है, लंबा भी खेल सकता है, तेज भी खेल सकता है, ठीक है, ओपनिंग भी कर सकता है, मिडल में भी खेल सकता है अगर चाहिए हो तो। बट मेरे ख्याल में जितनी भी हमारे जो इस सीजन की जो पिक्स हुई है उसमें से सबसे तगड़ी पिक मैं तो कहूंगा कि स्टीव स्मिथ ही है। और अगर वो पूरा सीजन ये खेल जाता है तो मुल्तान को सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो स्टीव स्मिथ का ही होगा, क्योंकि मुल्तान का जो मैंने जितना देखा है अभी तक उसमें बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ के ऊपर। इनकी जो बैटिंग रिलाई कर रही है ज्यादातर वो इन्हीं दोनों के ऊपर कर रही है। स्टीव स्मिथ वहां पर
अगर इम्पैक्टफुल इनिंग्स और लंबी इनिंग्स इनको दे देगा अगर, तो मेरा ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है अच्छी फाइट देगी सारी टीमों को। क्या कहेंगे आप स्टीव स्टीव स्मिथ के ऊपर? नहीं, एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू पिक्स, बिग नेम्स इन द सीजन्स पीएसएल। तो आप यही उम्मीद करेंगे फ्रॉम अ मुल्तान पर्सपेक्टिव के अगर वो और साहिबजादा फरहान, लेट्स से आपके से 10 में से 7 मैचेस में भी अगर वो 10-12 ओवर खेल जाते हैं, तो वो आपको वो फाउंडेशन दे जाएंगे कि फिर आप अपना आपका लोअर मिडिल ऑर्डर आके कंसोलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आते के साथ ही एक्सेलरेट कर सकते हैं। जहाँ पे डिमांड है 170, 175, 180 के टारगेट्स की, यू कैन कंसिस्टेंटली मेक दैट हैपन। आई थिंक स्टीव स्मिथ विल बी probably the most important cog in the Multan season this year. बिल्कुल। चलें आगे बात करते हैं, जरा शान साहबजादा फरहान की बात कर लें। सर फरहान पे क्या बात करनी है यार, इस टाइम पे वो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बैटर हैं। जो रिकॉर्ड उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बना दिया है वो तोड़ते तोड़ते हो सकता है कि देर लग जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में 450, 470, 80 रन का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। और अभी न्यूजीलैंड वाली गेम हमारी वॉश आउट हुई थी, और इसके अलावा अभी हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया। तो बहुत अच्छा खेले साहबजादा फरहान। और इस टाइम पे पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर अगर दुनिया से कोई मैच कर रहा है इंटरनेशनल जो मॉडर्न T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें समहाउ हमारे पास एक साहबजादा फरहान ही एक ऐसा प्लेयर है। तो पिछले साल भी बहुत अच्छा खेले थे, पिछले साल के नेशनल T20 कप से कुछ 3-4 सेंचुरियां लगा के बेसिकली लाइमलाइट में आए थे। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको मौका दिया, पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। फिर आखिर आखिर तक भी वो स्कोर करते रहे, बहुत अच्छी पिछली भी गई। फिर पूरा इंटरनेशनल भी उनका सीजन बहुत अच्छा गया और वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा चला गया। तो साहबजादा फरहान तो इस टाइम पे अपनी गेम को सिर्फ इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी जो न्यूज मुल्तान के लिए यही है कि इनके जो दोनों ओपनर है वो लंबा खेलने वाले भी हैं और वो तेज खेलने वाले भी हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एडवांटेज है मुल्तान सुल्तान को। तो क्या कहेंगे आप साहबजादा पे? नहीं, बिल्कुल, यू वुड होप कि उसका जो फॉर्म वर्ल्ड कप में लगा हुआ था, 380 रन कर दिए थे, विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड T20s। तो यू होप कि वो उसको कैरी करेगा। बट साहिबजादा फरहान की स्ट्राइक रेट को लेके फिर भी कुछ कंसर्न्स आ रहे थे। लास्ट सीजन भी आई रिमेंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उसका कोई 150 का स्ट्राइक रेट था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। एंड आई थिंक पाकिस्तान की गेम्स में भी देखा है कुछ हद तक, जब वो अपनी माइलस्टोन के आसपास आ रहा होता है तो लोगों को लगता है वो थोड़ा स्लो डाउन कर जाता है। अब आई थिंक जो टोटल क्रिकेट का जो आप एम्बलम देख रहे हैं उसमें इन चीज़ों की अब कोई जगह रहेगी नहीं। एंड स्पेशली बिकॉज स्टीव स्मिथ इज द प्लेयर जिससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ही प्लेस थ्रू द इनिंग्स, या कम से कम मोस्ट केसेस में 10 से 12 खेले, ओवर खेले। तो इस केस में शायद फरहान को शायद थोड़ा और अग्रेसिव खेलना पड़े। बट या आई थिंक ही इज इन रिच वेन ऑफ फॉर्म। ठीक है, अभी ओडीआईज में इतना खास नहीं कर पाया अगेंस्ट बांग्लादेश, बट डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट कंडीशंस, उसको हम इतना नहीं वेटेज दे सकते। आई स्टिल थिंक ही विल यूज द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड, एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पीएसएल की ही परफॉर्मेंस के बेस पे उसकी इवेंचुअल पाकिस्तान सिलेक्शन हुई थी, उसकी जगह बनी थी, तो वो चाहेगा कि उसको कायम रखे। तो मुल्तान की तो बहुत उम्मीदें हैं, जैसे आपने कहा। आप पूरा अभी हम जब बैटिंग को डिस्कस करेंगे तो इससे लोगों को काफी आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो कोर उम्मीदें हैं वो इन दो पे क्यों इतनी हेविली रिलायंट है। शान नहीं मसूद पे आ आगे तो, जाते हैं। हाँ जी, शान मसूद पे आ जाते हैं। इस पिक की खैर ये तो इन्होंने पिक भी नहीं की थी, ये पिक भी उन्होंने की थी, बट मुझे ज्यादा समझ नहीं लगी थी, क्योंकि डोमेस्टिक में मेरे ख्याल में शान मसूद के जो पिछले सीजन 1-2 सीजन है वो इतने बुरे गए हैं कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस दफा शायद वो पिक भी हो। बट स्टिल इंटरनेशनल आपके टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, और टेस्ट टीम के में जब से वो कैप्टन बने उनकी डिसेंट फॉर्म है बेसिकली। और तो मुझे बताएं शान मसूद का डोमेस्टिक ये पूरा सीजन कैसा गया, और व्हाट आर योर होप्स? मुझे तो लग रहा है बेंच पे ही रहेंगे, बट कोई इनके मिडिल ऑर्डर में 1 डाउन या 2 डाउन खेलने की एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? नहीं, या ही इज द काइंड ऑफ फ्लूइड प्लेयर जो आप मिडिल ऑर्डर में भी फिट कर सकते हैं, एज अ 3 या 4 पे। नेशनल T20 में भी उस बेचारे की कोई ज्यादा बैटिंग आई नहीं है, एक आध मैच में बैटिंग आई है, उसमें भी वो एक पे आउट हो गया। तो देर इज वेरी लिटिल काइंड ऑफ अ सैम्पल साइज, एटलीस्ट अगर आप T20s की बेसिस पे बात करें। फर्स्ट क्लास वगैरह में फिर भी ठीक है, उसने थोड़ा बहुत खेल लिया है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुल्तान का जो मैं कॉम्बिनेशन बनता हुआ देख रहा हूँ उसमें शान मसूद की प्लेइंग 11 में ज्यादा जगह बन नहीं पा रही है। तो मोस्ट लाइकली आई थिंक दे, अब तो खैर आपके पास पहले से पिक हुआ हुआ था,
बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो अगर आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें तो ऑफ द फील्ड उसकी बहुत वैल्यू हो सकती है फॉरेन प्लेयर्स को लोकल प्लेयर्स के साथ जल करवाने में, बिकॉज ही इज एन इंटरनेशनल प्लेयर, यू नो, बिकॉज कुछ वो कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं उनको वो फिल कर सकता है. And I think he'll be a very important resource for Ashton Turner, like for the leadership group as well, ताकि वो टीम को साथ ले के चल सके. बट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन मैं जो देख रहा हूँ वो ऑफ द फील्ड होगा, क्योंकि प्लेइंग 11 में इस वक्त जगह बनती भी मुश्किल है. चलें ओपनर्स के बारे में तो आई एम श्योर कि इनके स्टीव स्मिथ साहब फरहान से ओपन होगी, तो इसमें तो लाइक इट्स राइटिंग ऑन द वॉल. आई डोंट थिंक सो कि शान मसूद किसी भी कंटेंशन में होंगे. मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं. काफी तगड़ी और काफी लंबी मिडिल ऑर्डर नजर आ रही है. अगर आप देखें तो एशन टर्नर, डिलान पोर्टिगर, लैकलन शॉ, सॉरी लच्छन शाह, जॉश फिलिपी, नवाज, अवैज जफर, मोहम्मद शहजाद. ठीक है, एशन टर्नर से बात हमने पहले कर ली है. डिलानो पोर्टिगर की बात कर लें. 30 इयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीकन है और मिडिल ऑर्डर बैटर हैं बेसिकली. बैटिंग ऑलराउंडर हैं, राइट. तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे. या पोर्टिगर आई थिंक अगर जिसने SAT20 देखी हुई है तो उसमें आपको यू नो एज अ वैल्यू पिक 60 लाख में तो बहुत कम इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो आपके टॉप 6 में बैट कर जाएं. एंड उसकी बॉलिंग यू नो अगर थोड़ी कंडीशंस फेवरेबल हों तो वो मूवमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेता है. बट आउटसाइड ऑफ दैट मैंने SAT20 में भी देखा था कि वो काफी कम मैचेस में उसने अपने 4 ओवर का कोटा किया है. ज्यादातर मैचेस में वो 2 ओवर 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर कभी कभार सिर्फ 1 ओवर करा रहा था. तो ही इज अ गुड काइंड ऑफ एन ऑप्शन टू ऐड एज अ सिक्स्थ बॉलर. लेकिन मुल्तान का जो अब कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, पहले तो यू नो आपको था कि आपको शायद 4 मैचेस मुल्तान में मिल जाएं. अब लग रहा है कि सारे मैचेस लाहौर कराची में होने हैं. एंड यू नो वहाँ पे कंडीशंस क्या बनती हैं, खास तौर पे एक के बाद एक मैच होता रहेगा तो विकेट्स लाइकली इवन दो 2-3 डिफरेंट पिचेस के बीच में वो स्विच करेंगे, बट वो भी मजीद स्लो होती जाएंगी एज द यू नो टूर्नामेंट गोज ऑन. उसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है. तो इनिशियल गेम्स में अगर आप जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, बिकॉज एक आपके पास लोकल विकेट कीपर नहीं है, तो दैट मीन्स कि लैकी शॉ या जॉश फिलिपे में से एक बंदे ने खेलना है. एंड मोस्ट लाइकली यू एक्सपेक्ट कि जॉश फिलिपे विल स्टार्ट अहेड ऑफ लैकी शॉ. स्टीव स्मिथ और एशन टर्नर ने 2 आपके स्पॉट्स ऑलरेडी ले लिए. तो अब बात जो रह गई है वो रह गई है कि तबरेज शमसी, डिलानो पोर्टिगर और पीटर सिडल के बीच में, जो कि मैं अभी कॉम्बिनेशन को देखते हुए कर रहा हूँ कि इफ दे गो फॉर अ स्पिनर ओवरसीज देन तबरेज शमसी की जगह बन सकती है. बट मोस्ट लाइकली जो यू नो अभी तक डिस्कशंस हुए हैं और जो मैं गेज कर रहा हूँ, आई थिंक पीटर सिडल का स्टार्ट करने का ज्यादा चांस है. तो ड्यूरिंग द सीजन आई थिंक डिलानो की काफी वैल्यू हो सकती है एक आध मैच में एज समबडी यू नो एज अ लो वैल्यू विकेट, खास तौर पे क्योंकि लेफ्टीज मुल्तान के पास मिडिल ऑर्डर में कम हैं. अगर आप ऑलराउंडर्स निकाल दें, नवाज, अरफात, मिनाज टाइप, तो उसके अलावा आपके पास लेफ्टीज कम है. तो इट विल बी गुड टू हैव लाइक अ लो वैल्यू विकेट जिसको आप यू नो भेजने चलाने के लिए. बट आउटसाइड ऑफ दैट इतने चांसेस उसके बनते हुए नहीं दिख रहे. तो जॉश फिलिपे पे आ जाए, तो जो विकेट कीपर है हमारा. नहीं यार, लैकलन शॉ, अच्छा लैकलन की भी बात कर ली आपने, निपटा दिया बीच बातों बातों नहीं में. नहीं, लाकी की भी कर लेंगे. जॉश फिलिपे आई थिंक वो, क्योंकि ठीक लाकी को अगर खिलाते ठीक हैं तो वो फिर 5-6 के बीच में मोस्ट लाइकली फिट इन करने की कोशिश करेंगे. जॉश फिलिपे मोस्ट लाइकली 3 पे ही खेलेगा अगर वो खेलता है, क्योंकि अभी जो टॉप 3 मुझे बनती हुई दिख रही है वो मोस्ट प्रॉब्ली स्टीव स्मिथ, फरहान एंड देन जॉश फिलिपे बनती हुई दिख रही ही है. आएगा. अब देखते चलिए, हैं कि अगर आपने आवेज जफर का, इवन दो 1-2 मैचेस उसके नेशनल T20 में बहुत तगड़े गए हैं, बट डू यू नो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, या क्योंकि मोस्टली जो यू नो माइंडसेट दिखता है वो आप इन पोजीशंस में फॉरेन यू नो बैटर्स को टीम्स बैक करती हैं. तो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि हम वो होते हुए देखेंगे. बट जॉश फिलिपे पे अगर आ जाए, क्योंकि आप याद करें जो उसकी पाकिस्तान वाली सीरीज हुई थी जब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने विजिट किया था, थोड़ी अंडरवेलमिंग थी. यू नो अगेन वेरी स्मॉल सैंपल साइज, लेकिन ही लुक्ड वेरी अनकंफर्टेबल अगेंस्ट स्पेन, अगेंस्ट अब्रार फॉर एग्जांपल. तो वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. बट आई थिंक वो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट से मिलाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगेन यू नो डिफरेंट ऑपोजिशंस, डिफरेंट माइंडसेट, आपका रोल जो दिया हुआ होता है वो अलग होता है. और उसको भी पता होगा कि खुदा ना खास्ता अगर पावर प्ले में कोई विकेट गिर जाती है तो अब उसने अगर टोटल क्रिकेट खेलनी है तो उसने जाते के साथ ही मार धाड़ करनी है. तो यू विल सी हिम क्लोज टू व्हाट यू सॉ इन द बिग बैश.
बिकॉज जॉश फिलिपे का जो मैं लेटली देख रहा हूँ, इवन शेफील्ड शील्ड में आप देखें तकरीबन हर ही इनिंग्स में वो कोशिश करता है कि अपनी 6-8 बॉलें ले जस्ट टू काइंड ऑफ गेट इन द मोल्ड ऑफ इट। और उसका ओवरऑल आप बिग बैश का भी अगर स्ट्राइक रेट उठा के देख लें तो 120 से 130 135 के बीच में ही है। तो इट्स नेवर बिन बिलिजेंट जिसको आप कहते हैं। लेकिन अगेन अब कुछ जिस तरह मार्नस लैबुशेन टाइप प्लेयर्स खेल रहे होंगे तो यू हैव टू एडजस्ट इन सर्टेन वेज, और एक प्लेयर को जो रोल दिया होगा आप होप करेंगे वो उसको मैक्सिमाइज करें। फिर भी 76 से ही बड़ा पुराना प्लेयर है इनका, Yeah. कंसोलिडेट करता है ज्यादातर। मगर अगर आपको उसका रिवर्स रोल चाहिए, उसी तरह का एक रोल विद हाई स्ट्राइक रेट चाहिए, तो वो ये पीर सैयद लचन शाह आपके पास हैं। ये भी विकेट कीपर हैं, ये और ये भी क्या नाम लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल लेंगे, और ये भी तेज खेलते हैं। इसका स्ट्राइक रेट जो है वो 140s में आपको नजर आएगा लखनऊ शॉ का। तो ये और विकेट कीपर वाला भी दे देंगे, मिड ऑर्डर बड़ा, दोनों एक जैसे प्लेयर ले लिए इन्होंने। एक जरा सा डिसेंट फिलिपी का ये है कि वो लंबी इनिंग्स बना के दे सकता है, लैकलन का ये है कि ये आपको तेज खेल के दे सकता है। तो क्या कहेंगे आप लैकलन शॉ पे? लैकी शॉ जो है वो क्योंकि देखिए दोनों सिडनी सिक्सर्स से खेल रहे थे, तो लैकी शॉ तो आउटफील्डर भी बड़ा जबरदस्त बन गया था बिग बैश में। मैंने उसको देखा है, वो डीप स्क्वायर लेग पे कहाँ छक्के बचा रहा होता था वन हैंडेड, और डाइवे मार रहा होता था। वो तो लग ही नहीं रहा था कि ये विकेट कीपिंग भी कर लेगा। बट अगर आपका कॉम्बिनेशन आपको अलाउ करता है, वो जो मैं हम कंटिजेंसी की बात कर रहे हैं ना, कि अगर आप लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आप अवेश जफर को 3 पे खिलाना चाहें जस्ट टू गिव हिम द रोल जो आप जॉश फिलिपे पे जो बिल्डअप वाली बात कर रहे हैं, अगर आप वो लोकल प्लेयर के साथ जाएं तो फिर आप कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा टिंकर कर सकते हैं। देन यू कैन हैव लेट्स से एशन टर्नर एट 5, यू कैन पॉसिबली इवन हैव एशन टर्नर एट और लैकी शॉ को 4-5 के बीच में आप फ्लूइड रह के स्विच कर सकें। बिकॉज लैकी शॉ की जो अच्छी बात है कि वो टाइम नहीं लेता, वो आते के साथ ही मारधाड़ करता है। लास्ट सीजन उसका 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, which is not something you will see with like Josh Felipe for example. But बात ये है कि लैकी शॉ का फर्स्ट टाइम है इन द सब कॉन्टिनेंट, तो वो उसके लिए तो ये कंडीशंस कंप्लीटली न्यू होंगी। और हमने बाज वक्त देखा है कुछ प्लेयर जो पहली दफा आके वो उनको समझ ही नहीं आता कि यार यहाँ पे बॉल तो बाउंस होके ऊपर ही नहीं आती है वो तो वहीं पे मर जाती है, ये क्या तरीका है। और लास्ट सीजन में मुझे याद है कुछ इस तरह के न्यूजीलैंड और वो बैटर्स बोल्ड हुए थे, वो स्पिनर्स की बॉल, वो बॉल बिल्कुल ही बैठ गई थी। वो जाते जाते लेफ्ट राइट देख रहे हैं कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है। तो अगर आपको याद हो, बट आई थिंक दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग चैलेंज। बट ये जो हम बात करेंगे ना एंड वीकनेसेस पे जाके हाईलाइट करेंगे, कि आई स्टिल थिंक कि आपको एक और हैवी वेट टाइप या बिग नेम टाइप, चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन हो, मिडिल ऑर्डर में मुल्तान को चाहिए था। तो राइट नाउ यू आर वर्किंग विद अ लिटिल बिट ऑफ एन अननोन, जिसको आप कहते हैं ना। उनका मसला वही था ना कि आपने स्टीव स्मिथ पे 14 करोड़ लगाए हुए हैं। तो जब एक ही जगह के इतने, और वो मतलब कि उनके पर्स से भी ठीक ठाक पैसे चले गए हैं स्टीव स्मिथ के ऊपर, तो उसके बाद फिर आपको इस तरह की कुछ पिक्स तो करनी पड़ेगी ना, जो कि जरा बजट बजट पिक्स। तो उसमें जो कुछ मिल रहा है वो मेरे ख्याल में, अच्छा जॉश फिलिपी पे लाहौर ने भी ट्राई की थी, बट वो आप लोगों का मूड साफ ही लग रहा था कि यहाँ पर तो वो जो ऑस्ट्रेलियन कोई आपके नहीं कोच छोड़ना है, ऑस्ट्रेलियन तो कोई भी नहीं छोड़ने थे, तो वो उन्होंने हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने कहा जाओ यार ले लो फिर फिलिपी को। एनीवे आगे चलते हैं। मोहम्मद नवाज एक सॉलिड पिक आप लोगों ने ये तो फॉर श्योर बहुत सॉलिड पिक की है। रिटेंशन में 6 करोड़ की पिक है। और मोहम्मद नवाज का जिस तरह पूरा साल गया है, उसके हिसाब से उसकी बॉलिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है ऑल ऑफ अ सडन। और उसकी बैटिंग तो अच्छी पहले भी थी, आज तक भी वैसी बैटिंग ही है, वो डिसेंट बैटिंग कर लेता है। बट प्रॉब्लम इसको सारी बॉलिंग में आ रही थी। जब से लीग पीएसएल 4 तक वो बहुत क्वालिटी बॉलर था, फिर पीएसएल 5 से उसके मसले स्टार्ट हुए, और इवेंचुअली ये है कि उसको पिक होना भी बंद हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले साल जब उसको पिक किया था तो सिल्वर सिल्वर में जाके कहीं पर किया था, राइट? और वो प्लाटिनम का प्लेयर होता था। और फिर पिछले साल उसको ज्यादा मैचेस भी नहीं मिले, शायद 1-2 मैचेस ही मिले होंगे, राइट? मगर ऑल ऑफ अ सडन फॉर फिर बैठ। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फ्रॉम पीसीबी के ऑल ऑफ सडन वो अभी नेशनल टीम में आता है और छा जाता है। और फिर वो पूरा साल ही छाया रहता है। और इस दफा वो एक प्लाटिनम पिक बन के आए हैं मोहम्मद नवाज। तो क्या कहेंगे आप नवाज के ऊपर? यार नवाज पे मैं यार सिर्फ वही बात हम बार बार दोहराते हैं कि वर्ल्ड कप उसका लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत अंडरवेलमिंग गया था।
उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से पहले पिछले 7-8 महीने देखते तो नवाज की अनबिलीवेबल फॉर्म लग रही थी। वो लग रहा था कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता, बट वर्ल्ड कप में ही एंड मैचेस भी कम थे, बट ही डिडंट डिलीवर टू द पॉइंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सारी चीजें अपनी जगह। आई ऑलवेज थिंक कि पीएसएल को थोड़ा सा आइसोलेशन में देखना होता है, एंड उसकी पीएसएल पेडिग्री अपनी जगह है। बॉल के साथ somebody who can you can use with the new ball as well, आपको पावर प्ले में भी बॉल करके दे सकता है और रिलेटिवली थोड़ी इकोनॉमिकल करता है। एंड अगेन एज अ फ्लोटर आप उसको बिटवीन 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे कहीं भी खिला सकते हैं। और एज अ लो वैल्यू विकेट आई थिंक उसका काफी हैवी रोल होगा। अब बहुत से लोग आई नो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि अरफात मिनास को भी आपने लिया है, तो किस तरह आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक अगेंस्ट टीम्स, क्योंकि बहुत कम आपको टीम्स मिलेंगी जिनके टॉप 6 में 2-3 खब्बे हैं। मतलब एक का तुक्का आपको सही है, लाहौर ने अगर मुश्किल लग रहा है अगर वो ईमान को और लेट्स से हरमन को और उनको साथ खिला लें तो कुछ केस बन सकता है, वरना ज्यादातर इट इज राइट हैंडेड। एंड मे बी क्वेटा का मैं देख रहा हूँ, अगर सऊद शामिल को वो साथ खिलाते हैं, रायली रूसो, इट जस्ट डिपेंड्स राइट कि कौन सी टीम का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन ज्यादातर जो हम देख रहे हैं वो राइट हैंडेड ओरिएंटेड होंगी। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि मुल्तान अगर लेट्स से 10 में से 4 में से 5 मैचेस में अरफात और नवाज को साथ खिला ले, बिकॉज अरफात द काइंड ऑफ बैट्समैन हम जो बातें कर रहे हैं इस वक्त, आई थिंक ही कैन मेक अ केस फॉर हिमसेल्फ इन द टॉप 4-5 एज वेल। क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है, बट उसके पास अब वो शॉट्स डेवलप कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्सेलरेट करेगा, वो ओवर द टॉप मारने की कोशिश करता है पावर प्ले के अंदर, दोज काइंड ऑफ थिंग्स ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन हिज गेम। तो आई थिंक उसकी काफी वैल्यू हो सकती है। बट जहां तक नवाज की बात है, आई हैव नो क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ पीएसएल के, मुल्तान नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोना गेट आउट ऑफ हिम। लाइक आई सेड, तो उस सेंस में उसकी वैल्यू तो अपनी जगह रहेगी। अवैध जफर की तरफ चलते हैं, चलें जी। अवैध जफर जो है ये सरगोदा से ताल्लुक है, 25 साल की इनकी एज है, मिडल ऑर्डर बैटर हैं, और ये फैसलाबाद से अभी T20 इन्होंने नेशनल T20 कप खेला, उसमें एक अच्छी इनिंग्स है उनकी, 81 रन की नॉट आउट की। तो जरा अवैध जफर के बारे में मुझे बताइए, क्या कहेंगे आप? Awais Zafar, I personally thought is one of the most deserving players. जो जिसका I'm so happy कि सियालकोट picked him and eventually now he's a मुल्तान player because उसका बहुत strong case बनता था। आप फैसलाबाद से उसकी गेम्स देखें तो he is 3 से लेके 6 पे कहीं भी आप उसको फिट कर सकते हैं। 3 पे वो खेलता है तो he looks at slightly different player कि वो आके एक आध ओवर लेता है। मोस्ट टाइम्स उसका एंट्री पॉइंट पेस के अगेंस्ट होता है, तो वो हार्ड हिटिंग उस वक्त नहीं कोशिश करता। शुरू के अगर आप उसकी इनिंग्स फॉलो करें तो ही ट्राइज टू यूज द पेस ऑफ द बॉल, और फिर उसके साथ वो थोड़ा सा अपनी इनिंग्स बिल्ड करता है। अगर वो कभी 5-6 पे आता है तो वो आते के साथ ही मार धाड़ शुरू कर लेता है। तो इट्स गुड टू सी कि कुछ आपके इस तरह के प्लेयर्स पाइपलाइन में आ रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेम को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जहां रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइप का रोल दिया जाए उसके हिसाब से आप एडजस्ट करें। And I hope he gets a fair chance, this season, क्योंकि मुल्तान के पास अब couple of options हैं अपने combination को tinker करने के लिए। तो I hope he gets a chance। मेरा still थोड़ा critical से उस sense में है कि you would have liked somebody, in the middle order again, a slightly bigger name, but I think Awais is immensely talented। And local batters की आप जो बात करें जो अभी तक पाकिस्तान को represent नहीं किया है, ही इज वन नेम जो आपको शायद एंड ऑफ द सीजन लगे कि यार ये प्लेयर कोई पाकिस्तान को मिल सकता है, तो उससे काफी उम्मीदें जुड़ी हुई होंगी। तो मोहम्मद यार अगर मैं सही शहजाद और अरफात मिनास को एक साथ ही कर देते हैं। अरफात मिनास पे अभी मैंने ब्रीफली बात की। आई थिंक जहां तक मेरी गौर से बात हुई है, आई एक्सपेक्ट उसका एक रोल होगा इस सीजन, राइट। अब वो ऑब्वियसली आपके फॉरेन कोचेस आते हैं, सारा एक थिंक टैंक बैठ के एक कॉम्बिनेशन और सारी चीजें बनती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो उसमें अगर कुछ चेंजेस आ जाए अलग बात है, बट दे सी इमेंस पोटेंशियल इन अरफात मिनास एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, समबडी जो आपको लेट्स से आपके टॉप 3 अब अज्यूम करें फॉर सेकंड, स्टीव स्मिथ, फरहान और जॉश फिलिपे आपके टॉप 3 हैं, तो आप अरफात मिनास को लिंक करने के लिए 4 पे खिला सकते हैं। यू कैन हैव एश्टन टर्नर एट 5, ताकि एक खब्बा भी मिल जाए आपको बीच में, एंड देन समबडी हु कैन टेक ऑन स्पिन, या सिमिलरली आप नवाज को भी उस रोल में खिला सकते हैं।
तो ये जो लड़के हैं, क्योंकि आपने जो इमर्जिंग वाला स्लॉट पक्का करना है, उसमें यही 3 ऑप्शंस होंगे मुल्तान के पास: मोहम्मद शहजाद, इस्माइल वट्टू या फिर मोमिन कमर। और मोमिन कमर के चांसेस अब, क्योंकि तबरेज शम्सी भी है, फैसल अकरम भी है, कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं, दैट बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट जहाँ तक शहजाद की बात है, वो अभी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इस्माइल वट्टू को शायद 2-3 मैचेस लगेंगे रेडी होने में, तो मोस्ट लाइकली जो इमर्जिंग प्लेयर जिसके साथ मुल्तान स्टार्ट करेगी वो मोहम्मद शहजाद के साथ करेगी। और मोहम्मद शहजाद ने काफ़ी अपनी पावर हिटिंग पे काम किया है। अगर आप ये नेशनल T20 भी देखें जो अभी पेशावर में हुआ है, तो ही हैड 2-3 सॉलिड इनिंग्स कमिंग इन एट 6, जिसमें कुछ में तो उसने अरशद इकबाल को हलाल कर दिया हमारे लड़के को, अपनी टीममेट को। तो देयर इज पोटेंशियल देयर इन द मिडिल ऑर्डर, बट अगेन आई वुड हैव लाइक टू सी proven performers, bigger names, somebody you can rely on, और वो आपको उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। मोहम्मद शहजाद एक तो ये कि है भी साउथ पंजाब से, मुल्तान रीजन से खेल रहे थे, बड़ी जज्बाती, वैसे डेरा गाजी खान का लड़का है बट मुल्तान रीजन से खेल रहा था। फिर एक बड़ी जज्बाती ट्वीट इन्होंने की और फिर साथ ही वो पिक हो गए। और तो लेट्स सी, बैटिंग ऑलराउंडर है, मगर अभी मैंने आपकी कन्वर्सेशन में सुना है आप तो खुद ही जानबूझ के ही आप अवैज जफर की जगह नहीं बना रहे अपनी टीम में। अगर आप शहजाद को भी खिला रहे हो, अरफात मिनास को भी खिला रहे हो, राइट, और आप देख रहे हैं कि इनके सारी मिडिल ऑर्डर है, ओवरसीज जो है काफी मिडिल ऑर्डर में काफी है, तो यहाँ से 3 तो खेलने हैं इनके, तो उसमें तो फिर अवैज जफर की जगह नहीं बनाती है अगर आप शहजाद को भी फिट इन कर रहे हैं, तो फिर तो वो मुश्किल लेकिन होगी अवैध अवैज जफर। जफर शहजाद तो इमर्जिंग के कोटा पे खेल जाएगा ना, तो उससे हाँ, तो उसका टाकरा नहीं बनता, लेकिन वो उस नहीं केस में आंकड़ा हो नहीं बनता, सकता है। बट इमर्जिंग आप कोई और भी खिला सकते हैं ना, बॉलर भी को खिला सकते हैं हम, जैसे हाँ, मोमिन वो कमर फिर आपके मोस्ट पास लाइकली इमर्जिंग में है इस्माइल वट्टू होगा। लेकिन मैं या उस बिट्टू सेंस में होगा। कह रहा हूँ कि लेट्स से अगर आप जॉश फिलिपे को नहीं खिलाते हैं, ठीक है, और आप लैकी शॉ के साथ जाते हैं एज योर लेट्स से विकेट कीपर बैटर, जिसको आप 5-6 पे फिट करने की कोशिश करें, तो उस केस में आप मोहम्मद शहजाद को भी बैठा सकते हैं, क्योंकि आप इस्माइल वट्टू को अपना फास्ट बॉलर खिला रहे होंगे। एंड देन लेट्स से यू विल हैव आवेज जफर, यू विल हैव अरफात मिनास, देन यू विल हैव एस्टन टर्नर, यू विल हैव लैकी शॉ। और ऑब्वियसली ये तो आप कागज पे तो कोई भी नाम लिख दें, वो फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि अगर 13th ओवर में विकेट गिर रही है, तो ऑब्वियसली शायद आप फिर लैकी शॉ को प्रमोट कर दें, कुछ केसेस में आप हो सकता है नवाज को प्रमोट कर दें, वो दैट विल ऑल डिपेंड, राइट। लेकिन दीज आर जो हम बात कहते हैं ना गुड हेडेक्स टू हैव, वो है कि आपके पास ऑप्शन जरूर होंगे। चलिए ऑलराउंडर्स की तरफ देखते हैं। मोहम्मद नवाज की हमने बात कर ली, डिलानो पॉटकीचर की बात हम कर चुके हैं, शहजाद की बात हम कर चुके हैं, तो पीछे रह गए इरफात मनास जो ट्रेड होके आए हैं इनके पास कोयटा ग्लैडिएटर से, और एतजाज हबीब खान। इरफात मनास को हु नोज मोर देन मोर देन यू ऑन इरफात मनास, तो ये भी मुल्तान का लड़का है। एक आधा ओवर मैंने इसका देखा था जब ये कराची किंग्स में था, तो वहां पर इसने बहुत अच्छा एक ओवर किया था। बड़े कराची वो सीजन हार चुका था, आखिरी मैच शायद उसको मिला था, और इसने बाबर वो के एक या अगेंस्ट। दो ओवर, तो इसने 2 ओवर किए थे और वो दोनों कमाल, उस मैच में इसकी बॉलिंग बहुत कमाल थी। उसके बाद फिर ये मुल्तान सुल्तान में कोई इनको ज्यादा कोई बॉलिंग नहीं मिल सकी, तो इस दफा आप क्या समझते हैं? स्ट्रेट जो ट्रेड हुई है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि देन वो इनके प्लान्स में भी है, और इस दफा मुझे लगता है खेलेगा भी 7वें नंबर के ऊपर, ही कैन इजीली प्ले, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा, प्लान्स की जहाँ तक बात है, वो इस साल की तो है ही है, लेकिन मेनली लॉन्ग टर्म प्लान्स है। इवन फैसल अकरम और अरफात मिनास, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दीज आर जो हम कोर बनाने की बात कर रहे थे, और गौहर का जो विजन है, अब उसमें बंदा कामयाब हो नाकाम हो वो अलग बात हो जाती है, बट एक क्लैरिटी ऑफ विजन आपकी होनी चाहिए कि आप क्या आइडेंटिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं। और उसमें कुछ ये नाम अब जो मुझे डिस्कशन से समझ आ रहे हैं कि अरफात मिनास हो गया, फैसल अकरम हो गया, वसीम जूनियर हो गया, दीज आर प्लेयर्स जो उनकी टेम्पलेट को भी फिट करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्लेयर्स हु आर सॉर्ट ऑफ जो लॉन्ग टर्म जो कोर वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी फिट होते हैं, राइट। तो अरफात मिनास का तो होपफुली ही अगर वो एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, तो वो मुल्तान के स्लोली लीडरशिप स्ट्रक्चर में भी फिट होगा, एंड आगे जाके जो मैं बार बार कह आ जा रहा हूँ उसको, कि आपका शायद फ्यूचर कैप्टन भी बन जाए, आज से कोई 3-4 साल सीजन आगे। तो वो देखते हैं विद टाइम, इफ थिंग्स प्लान आउट अकॉर्डिंग टू प्लान। लेकिन एक चीज जो है कि जिस तरह अब कराची में जब वो था, तो खुशदल ऑलरेडी इन अ सिमिलर रोल लेफ्ट आर्म स्पिन करा रहा था,
टॉप 6 में खेल सकता था, तो इतनी जगह नहीं बन रही थी। वो चीज़ मैंने आपको समझा दी, व्हाई इट डजंट नेसेसरली अप्लाई टू मुल्तान, बिकॉज आई थिंक कि केस बन सकता है, शायद 10 में से 10 में ना हो, शायद 4 में से 10 में हो, 5 में से 10 मैचेस में हो, but you can fit Arafat as more of a batting all-rounder in the top 4-5 and then Nawaz at 7-8 as a bowling all-rounder, तो आपके पास वो इतनी फ्लूइडिटी रहेगी। जहाँ तक एतजाज हबीब खान की बात है, तो ये तो लव ब्रो कनेक्शन, आपको याद है हमने गौर से भी पूछा था, और एबटाबाद के लिए इसने खेला है इस सीजन। मेरी जहाँ तक रीडिंग है, ऑनेस्टली मुझे इतना कोई कंप्लीट प्लेयर तो नहीं लगा। मैंने उसकी थोड़ी बहुत इनिंग्स देखी भी है, उसके बाद निकाल के, ही जस्ट लुक्स लाइक अ स्लॉगर टाइप प्लेयर, नहीं होते जो एंड में आके आपको घुमा के 2-3 छक्के लगाते हैं, उस टाइप का प्लेयर लगता है। बट गौहर की जो विजन है, या जिस पे वो एक प्लेयर एक ऑप्शन चाह रहा था, वो ये था कि somebody who can come in at 8 and be a pure kind of 6 hitter, क्योंकि उसने कहा कि इसकी जो 6 हिटिंग रेशियो है एज अपोज टू बॉल्स फेस्ड, वो रिलेटिवली हाई है। और इसी सेंस में आप देखेंगे उनने, अभी हमने मिडिल ऑर्डर में या ऑलराउंडर्स में ही बात कर लेते हैं, इमरान रंधावा को भी पिक किया है, अगेन समबडी जो साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट कर सकता है। इमरान रंधावा तो रेड बॉल क्रिकेट में वो न्यू बॉल भी करा लेता है बाज वक्त, ऑल्दो इसकी इतनी पेस नहीं है, और T20 क्रिकेट में वो खड़े खड़े छक्के मार रहा होता है। बट द डिफरेंस इज कि अब PSL इज स्लाइटली हायर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो आपको नेशनल T20 में मिलती है। तो और बाज वक्त नेशनल T20 में एक चीज बड़ी कंसर्निंग थी कि बॉलर्स बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए थे, कि वो पहले से ही बैट्समैन को दिखा देते थे कि उस फील्डर पीछे ले लिया तो उसने बम्पर ही करनी है, वो ऑफ साइड पे सारे पीछे हुए हैं, तो वो कोई ना डबल ब्लफिंग थी, इट जस्ट बिकेम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो सारी चीजें, आपके जो स्किल्स हैं वो PSL लेवल पे और एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं। बट ये दीज आर सम हैंड पिक्ड प्लेयर्स फ्रॉम गौहर, जो रंधावा की बात करें या एतजाज की बात करें, कि जो ठीक है, मुश्किल लग रहा है कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह भी बने, लेकिन एक आध मैच में अगर आपने कहीं उनको फिट करना पड़ा, तो उस सिचुएशन में जहां पे वो एक्सेल करते हैं, वो आपको 8 बॉलों पे 24-25 करके दे सकते हैं, and that can have some kind of value, but beyond that इतने बिग नेम पेडिग्रीज नहीं है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलें, और इसकी बॉलिंग कैसी है, क्या लेग स्पिनर है एतजाज? हाँ, एतजाज ऑफ स्पिनर है, ऑफ ब्रेक, रेगुलर ऑफ ब्रेक करता है। हाँ, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, और ऑर्थोडॉक्स, अच्छा ठीक है। एनीवे यार, ये ऑलराउंडर्स की बात करें, आपके पास एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे साद मसूद, वो आपने प्लेट में रख के क्यों दे दिया आपने पिंडी बॉयज को? व्हाट वाज द रीजन? बदले में सिर्फ 5 लाख लिए यार, इतना अच्छा प्लेयर किसी को देना और बदले में सिर्फ 5 लाख लेना, इट नेवर मेड सेंस टू मी। नहीं, अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं इस पे जहां तक मेरी समझ है मैं उसका जवाब दे देता हूँ, बिकॉज साद मसूद पे बहुत सवाल आए थे। तो पहली बात तो ये है कि यार कि साद मसूद ऑब्वियसली एक्सेप्शनली टैलेंटेड फॉर हिज एज ग्रुप, कैन बी वन ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर ऑलराउंडर्स, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। बट कुछ चीज़ें आपने देखनी होती हैं। एक तो ये कि मुल्तान जो अपना प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन 1, 2 या 3 बना रहा था, उसमें ऑलरेडी आपके पास जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो 2 आ रहे थे इन मोस्ट, कुछ केसेस में तो 3 आ रहे थे। तो साद मसूद की प्लेइंग 11 में जगह बनानी मुश्किल हो रही थी, बिकॉज आपने ये फैसला कर लिया था कि आपने इमर्जिंग में अगर खिलाना है तो मोहम्मद शहजाद को फिनिशर पे खिलाना है, या आपने इस्माइल भट्टू को फास्ट बॉलिंग उसमें खिलाना है। कहीं अगर बहुत एक्सेप्शनल केस हो गया तो शायद आप मोमिन कमर को इमर्जिंग वाला खिला लें, लेकिन वो उसके कम चांसेस हैं। तो आप अगर एक प्लेयर को रखेंगे सिर्फ इसलिए कि कोई और दूसरी टीम उससे ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, तो वो उसके साथ आई पर्सनली डोंट एग्री विद दैट माइंडसेट। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम प्राउड टू सपोर्ट अ टीम जो अपने से बढ़ के भी सोचती है थोड़ा। और राइवलरी और वो सारी चीजें अपनी जगह, ऐसी भी बात नहीं है कि पिंडीज को हमारी दुश्मन है, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है। एट एंड ऑफ द डे, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, साद इज अ पिंडी बॉय, ही वांटेड हिमसेल्फ टू गो टू प्ले फॉर पिंडीज, तो आपको फिर और भी स्ट्रॉन्ग केस नहीं होता कि आप प्लेयर को रोके जाएं। अब जो बात है कि मुल्तान को उसमें क्या मिला, और सिर्फ 5 लाख, या क्योंकि उसकी 84 लाख की तो
आपकी बजट की वो थी, जो आपके बजट में से वो ऑलरेडी ले रहा था। फिर ऊपर से क्योंकि उनको कुछ देना होता है, वो चाहते तो 1 लाख भी दे सकते थे, शायद चाहते तो शायद 10,000 रुपए भी दे सकते थे। बट 5 लाख जो किया है, उससे आप मुल्तान को एक ड्यूरिंग द सीजन जो अनअवेलेबिलिटीज होती हैं, तो यू विल हैव रिमाइंडर बजट अवेलेबल, जिसमें आपके पास लेट्स से 5 मैचेस के लिए कोई प्लेयर अवेलेबल होता है, तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ प्लेयर्स जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि कंटिजेंसीज तो हर टीम बनाती हैं, कि अगर कोई आपकी प्लेयर अनअवेलेबल हो गया, कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो आप किसको अप्रोच कर सकते हैं, और जिन प्लेयर्स को अगर आपने अप्रोच करना है, तो उनकी फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ वैल्यू है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मुल्तान के पास पहले से 10 लाख थे आसपास, 89 लाख अब उनने ये डिफरेंस कर लिया, तो तकरीबन 99 लाख का अभी आपके पास एक स्पेयर बजट है। एंड आई थिंक साकिब भाई, अगर आप थोड़ा सा राइट पे जाएं, तो हमारे पास उनका वो रिमाइंडर बजट ग्राफिक भी है, तो उससे फिर लोगों को समझने में थोड़ी, तो अभी आप देखेंगे तो 99 लाख का हमारे पास इस वक्त रिमेनिंग बैलेंस है, तकरीबन 1 करोड़ का। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि लेट से आपका, 1 सेकंड के लिए जूम करते हैं, आपने कौन है आपका, लेट से पीटर सिटल है, पीटर सिटल 5 मैचेस खेलता है, फिर 5 मैच के लिए बाहर हो जाता है, और उसके लिए आपने 2.5 करोड़ दिए में। ठीक है, तो आपने अगर उसके 2.5 करोड़ दिए में और 5 मैचेस के लिए वो बाहर हो जाता है 10 में से, तो वो 2.5 का 1.25 तो आपके पास बजट में वापस आ जाएगा, प्लस जो आप रिप्लेसमेंट लेने जाएंगे उसमें आप 1.25 प्लस 9 पॉइंट जो भी आपके 99 लाख थे, तो आप फिर जो रिप्लेसमेंट है वो थोड़ी हैवी हैंडेड कर सकते हैं। तो दीज विल बी सम ऑप्शंस दे विल हैव, और वो एक थोड़ी कंटिजेंसी थी। बट मोर देन दैट, शाद मसूद की जहाँ तक बात है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक प्लेयर का रास्ता सिर्फ इसलिए, मेरी नज़र में, एंड आई कैन बी रॉन्ग, रोकना नहीं चाहिए कि यार हम इसको नहीं खिलाएंगे तो कोई और भी ना खिला पाए कि कोई और ज़्यादा तगड़ा ना हो जाए। तो नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जब आप ट्रेड विंडो ओपन हुई है तो ट्रेड इसलिए हुई है ना कि विन विन सिचुएशन वो बोथ हो। या तो आप बदले के बीच में कोई 40-50 लाख ही ले रही हो तो इट मेक सेंस, ठीक है। आप बदले में सिर्फ 5 लाख ले रहे हैं जो कि नॉमिनल, इसका मतलब है कि बदले में उन्होंने देना कुछ जरूर है तो उन्होंने चलो नहीं, 5 लाख लेकिन दे दिया आपके आपको। बजट में बट तो इस फिर भी, आपके बजट उसको 84 लैक्स तो आपके बजट में से ही जा रहे थे ना, वो पिंडीज ने तो नहीं देने थे, अगर यार वो आप तो उसको जब रख ट्रेड लेते। होती है, जब भी हाँ, कोई ट्रेड होती है उसमें प्लेयर की सैलरी तो देनी पड़ती है। मैं तो देख रहा हूँ जब आप ट्रेड होती है तो आपको क्या मिली फेवर, आपको जो नहीं तो मैं फेवर, यही समझा आपको रहा हूँ ना प्लेयर, आपको कि आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी अब 89 लैक्स की रह जाएगी, कि आप उसको क्या एडिशनल दे रहे थे। मैं और बात हाँ, समझा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ चले कि सुनो। अगर आप सारी टीम से कनेक्ट करते तो कई मसाद मसूद आपको हाथों हाथ में आपको कई टीमों से इससे ज्यादा पैसे मिलते। मुझे लग रहा है कि साकिब भाई ये देखिए, बात डिस्कशन ये है कि हुई हमारे लिए, हाँ, यहाँ पे कुछ बातें करना थोड़ी आसान हो जाती है। अब बहुत सी चीजें हैं जब आपको दूसरी टीम्स के को एक अच्छे टर्म्स पे रखना होता है। मुल्तान ने बहुत सी ऐसी चीजें मनवाई हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर ये जो मुल्तान के पास अभी 22 प्लेयर्स का एक एडिशन हो गया है कि 2 आप प्लेयर्स एडिशनल ले लें, या मुल्तान ने लेवी किया था कि यार किसी तरह से एक ट्रेड विंडो आप करने दें हमें कि हम थोड़ी ट्रेड करके उसको मुल्तानी टच कर दें। ये जो चीजें थी, अगर इसमें से कोई भी टीम, लेट्स से पिंडीज अगर कहती कि हम ये नहीं होने दे रहे, तो फिर पीसीबी ने नहीं अलाउ करना था। तो आपको वो अच्छे टर्म्स रखने पड़ते हैं, उसमें कभी कभार आपको कुछ चीजें गंवानी पड़ती हैं, कुछ इसका चीजों पे मतलब आपको है थोड़ा कि रूम आप रखना ये कह पड़ता रही हैं कि ये रिक्वेस्ट जो आई है ये फिर पिंडी की तरफ से आई है, ऐसा नहीं कि आपने खुद इनिशिएट की है, पिंडी की तरफ से रिक्वेस्ट आई है तो आपने कहा कि ठीक है ले लें। है। इंटरनली तो मुल्तान हैड इट सॉर्टेड कि आपने जो कॉम्बिनेशंस बनाए थे अपने 1 2 3, उसमें साद मसूद की जगह मुश्किल हो रही थी। तो साद मसूद क्या, मोमिन कमर हो गया, हमने ऑलरेडी, इवन मोमिन कमर की भी कोई अच्छी ट्रेड आ जाती, वो तो अनफॉर्चुनेट है कि नहीं आई, तो मोमिन कमर का भी ट्रेड हो जाना था इफ वर बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन एंड ऑफ द डे साद मसूद के लिए जो इंटरेस्टेड पार्टी आई वो पिंडीज की आई, और आपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छे रखे हुए थे, तो फिर हमने उसको ट्रेड कर दिया। एंड मोर देन एनीथिंग यार, पिंडी बॉय है वो, पिंडीज के लिए खेलना चाहता है, आप क्यों उसका रास्ता रोकेंगे, राइट? ये तो फिर नहीं नहीं, उसके साथ भी जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अच्छी ट्रेड करते ना, आप किसी और टीम को देते तो शायद आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते उसके मुकाबले के बीच में। तो ये ट्रेड इस वजह से आई गेस ये गुड गुड जेस्टर ट्रेड हो गई है। अदरवाइज ये साद मसूद कहीं साया से तो नहीं खेलता, कुछ पता है? साया नहीं खेलता है वो चेक भाई, कर लिया साया मैंने। का साया जहाँ पे पड़ जाए तो आपको पता ही ओ, है। साया से खेलता है तो फिर तो वैसे ही गेम पता चल रही। एनीवे, फास्ट बॉलर्स की बात करती हैं। हमने फास्ट बॉलर्स में अरशद इकबाल है, शहजाद गुल हैं,
पीटर सिडल तो पहले से थे, इस्माइल बट्टू और वसीम जूनियर। फास्ट बॉलर में 1 2 3 4, ये चार फास्ट बॉलर आपको नजर आ रही हैं। ये गोहर के हैंड पिक बॉलर्स है बेसिकली। एक ट्रेड हुए हैं और कुछ जो हैं उन्होंने बाद में पिक किए हैं। तो अरशद इकबाल का सुना है कि बड़ा अच्छा सीजन गया है। कराची किंग्स से इन्होंने 4 5 साल पहले अपना कैरियर स्टार्ट किया था, PSL 5 PSL 6 से। अरशद इकबाल ही उस सीजन में तो थोड़े से एक्सपेंसिव बॉलर थे, मगर उसके बाद PSL 7 से उसने PSL 7 और 8 बहुत अच्छी खेली थी। और उसके बाद फिर उनके इंजरी वगैरह का सीन भी हुआ था, फिर वो जब जल्मी से आए थे तो वो ही वाज लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। अब मुझे बताइए कि अरशद इकबाल, अब उनका सुना है कि बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास सीजन वगैरह भी गया है। कैसा लग रहा है अरशद? यार फर्स्ट क्लास सीजन तो एब्सोल्युटली अरशद इकबाल का बहुत तगड़ा गया था, और जिस तरह की उसको अपर बैक इंजरी थी, उससे वापस आके इतने लंबे लंबे 8 8 10 10 ओवर की स्पेल कराना बहुत आसान काम नहीं होता। एंड आई नो अभी उसका नेशनल T20 इतना इंप्रेसिव नहीं गया है। वो नेशनल T20 में कुछ 8 मैचेस में पिट गया है, ओवर 50 गया है, कुछ में वो 55 रन पड़ गए। बट अगेन वेरी स्मॉल सैम्पल साइज। वो पेशावर वाली जो विकेट थी वो हमने देखा कि काफी हद तक बैटिंग ओरिएंटेड थी, तो उसको मैं इतना आई एम नॉट रीडिंग इनटू इट एज मच। आई थिंक अगर मुल्तान उसको खिलाती है तो उसको एक थोड़ा डिफरेंट इन्फोर्सर टाइप रोल दिया जाएगा एज अपोज टू द न्यू बॉल। तो वो भी थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। बट आई थिंक अरशद इकबाल जो अवेलेबल ऑप्शंस थे आपके पास उस वक्त, उन सबको मद्देनजर रखते हुए तो एक बहुत तगड़ी पिक थी। एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई थिंक उसका इमेंस पोटेंशियल है, और उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज चाहिए कि वो अपने आप को वो डिस्प्ले कर सके। तो अरशद इकबाल इज वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स, जो बेसिकली जब अपकमिंग थे तो PSL 7 8 में मैंने बहुत बैक किया था इसको, और बड़ा हाई रेट भी करते थे। पाकिस्तान भी खेल गया था। खैर फिर इंजरी के बाद लेट्स सी, होपफुली ही विल मेक अ गुड कमबैक दिस सीजन। शहजाद गुल की बात बारे में बताएं कि शहजाद गुल जो है ये कोई उमर गुल के जानने वाले हैं या कोई किस तरह के बॉलर्स हैं, जरा उसके बारे में कुछ नहीं, बताइए। उमर गुल के जानने वाले तो नहीं है, ये तो सरगोदा की जान है। एंड शहजाद गुल के बारे में आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक ये पिक नहीं हुआ था आई थॉट सैंपल साइज छोटा है, इस केस बनता है नहीं बनता है, बट गौहर ने हैंड पिक किया है। ही थिंक्स के इसका बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, हार्ड लेंथ हिट करता है। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट जितने लोग क्लोजली फॉलो करते हैं उनसे ओपिनियन लिया, इवन दो उसकी एज अभी 31 की हो गई है। ही इज रेजर शार्प, अपेरेंटली फील्ड में बहुत तगड़ा है। तो वो जो टोटल क्रिकेट की जो आपको मोटो समझाया था गौहर ने, उसमें अच्छी तरह फिट इन होता है। और तो और बिकॉज सलमान मिर्जा वाला जो रोल था न्यू बॉल वाला, वो मैं बार बार सोच रहा था कि किस तरह आप फिल करोगे। एंड गौहर हैज इमेंस फेथ इन शहजाद गुल। उसकी तो खैर प्रिडिक्शन है कि ये SPSL इसका तगड़ा गया तो इंशाल्लाह वो फिर पाकिस्तान के लिए पिक हो जाएगा। और कुछ हद तक उसकी बात में वो वजन भी था। उसने कहा कि यार देखो, अभी सलमान मिर्जा का इतनी बात हो रही है, तुम बताओ 3 साल पहले कलंदर्स के अलावा कौन जानता था सलमान मिर्जा को? मैंने कहा साकिब भाई तो जानते होंगे। तो अपनी जगह। It's बट इफ यू लुक एट इट, हम अगर बिग नेम्स की बात करें तो सलमान मिर्जा जो बना है वो पिछले 2 ढाई साल में ही बना है। और सलमान मिर्जा भी कितनी की, तो 32 साल की तो उसकी उम्र हो गई है। तो दिस इज तो जस्ट जो समीम भाई ने भी हमें समझाया था कि उनका विजन था कि उनने ग्लोबल T20 ले गए और पता नहीं कहाँ का उसको जिम्बाब्वे भेज दिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो अपॉर्चुनिटीज जब तक बंदे को नहीं मिलती तब तक आप उस तरह का, लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर भी कुछ है। तो होपफुली दिस इज दैट काइंड ऑफ टूर्नामेंट फॉर शहजाद गुल, बिकॉज बहुत भारी किस्म की जिम्मेदारी अब वो उसके सर पे आ गई है कि वो न्यू बॉल करेगा। एंड लेफ्ट आर्म इज द ओनली एंगल अवेलेबल दैट मुल्तान हैव। He hits the deck hard. He has nippy है तो he can bring it back into the right handers. उसका natural angle बहुत अच्छी तरह वो it goes away from the right handers as well. और मैं देखने वालों को भी बताता चलूं कि हम इंशाल्लाह रेलू कट्टे पे भी एक शहजाद गुल के साथ इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ सवाल शहजाद गुल से पूछने हैं। इसलिए मैंने कहा है कि हम उनका इंटरव्यू करें। बिकॉज जो हार्ड लेंथ वाली बात है, राइट, जो हार्ड लेंथ आप रेड बॉल में कंसिस्टेंटली तो वो हिट कर लेता है, वो मुझे पता है। लेकिन T20 क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए साकिब भाई कुछ चीजें आपको डिफेंसिव स्किल्स बिल्ड करने होते हैं। वो आपकी कटर्स हैं, वो आपकी स्लोअर बॉल्स हैं, वो आपकी वाइड यॉर्कर्स हैं, वो कुछ चीजें आपको बिल्ड करनी होती है। तो आई वांट टू नो कि वो उस पे उसने कितना काम किया है या कर रहा है, या उस पे उसकी क्या थिंकिंग है।
तो इंशाल्लाह हम उस पे उससे इंटरव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पीटर सिडल पे चलते हैं। पीटर सिडल तो 41 इयर्स ओल्ड। यार मुझे पीटर सिडल से ना वो 2010 वाली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ याद आ जाती है, सिडनी टेस्ट याद आ जाता है 2010। बड़ी तल्ख यादें हैं हमारी। पीटर सिडल को जब हमने आउट किया तो अब हम समझ रहे थे कि अब तो हम जीत गए, बट ये कि अ, वो जो पार्टनरशिप लगी थी, पीटर सिडल ही की लगी थी, ये किसकी लगी थी मुझे भूल गया है। पीटर सिडल आउट हो गया था, बस पीटर उसके सिडल बाद ही था जाके ना। पार्टनरशिप। हाँ, वो पार्टनरशिप लगी और उसके बाद फिर कामरान अकमल ने जो कुछ किया उस पार्टनरशिप के दौरान, इतने कैचेस छूट गए, रन आउट छूट गए, और तो वो दिल पे लगा हुआ। नहीं तो वो टेस्ट मैच हम जीते हुए टेस्ट मैच थे दुनिया में, मतलब कि 10 दफा और हम ट्राई करें तो वहां उस सिचुएशन से हम जीतेंगे। खैर, हैट्स ऑफ टू पीटर सिडल को यार, 41 साल की उम्र में भी इसने इस साल जो इसकी बिग बैश गई है बहुत एक्सेप्शनल गई है। टॉप 3 या टॉप 4 विकेट टेकर्स में पीटर सिडल का नाम नजर आएगा आपको इस साल बिग बैश में। और जो पेस थी वो उसकी अभी तक इस एज में शायद मैंने इतनी पेस तो कभी भी नहीं देखी कि 41 साल की एज में 140 कोई कंसिस्टेंटली हिट कर रहा हो। इतनी तो शायद उसने जवानी में भी नहीं की होगी। बट ये कि क्या कहेंगे आप पीटर सिडल पे? 145 प्लस हिट कर रहा था इस बिग बैश में, तो उसकी 146 तक पे बॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं। आई बिलीव ही bowled द फास्टेस्ट बॉल ऑफ दिस year's बिग बैश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फास्टेस्ट नहीं तो सेकंड फास्टेस्ट होगी। यार मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं साकिब भाई, तो वो मोमेंट याद आता है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सियालकोट के साथ वो बेटिंग कर रहे थे ऑक्शन में, और वो चाहते तो 5 लाख और लेके वो चिपका सकते थे, अपनी रायली मेरिडिट टाइप पिक हो जाती। बट अगर आप उसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहेंगे, ही हैज सो मच एक्सपीरियंस। बात सारी ये है कि पीएसएल कंडीशंस, बिग बैश कंडीशंस, जमीन आसमान का फर्क होता है। बट यू रियली होप कि उसका जितना 40-41 साल का एक्सपीरियंस है वो उसको लेके अगर एज ए लीडर ऑफ द पैक, क्योंकि जनरली आप देखेंगे मुल्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड है। तो शायद आपको एक इस तरह का दादा परदादा चाहिए था जो सबको अपने साथ संभाल के चले। एंड आई थिंक बिग बैश में उसकी इकोनॉमी तो वाज प्रीटी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। हर मैच में तकरीबन उसने एक आध विकेट ली है। कभी कभार उसको न्यू बॉल मिल जाती थी, कभी कभार वो एज अ थर्ड फोर्थ बॉलर आता था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे वर यूजिंग हिम। तो मुल्तान में आई थिंक उसको जो रोल मिलेगा वो मोस्ट लाइकली ही विल बी शेयरिंग द न्यू बॉल, या अगर नवाज कराता है न्यू बॉल तो फिर हो सकता है उसको बीच में यूज कर लें। बट आई थिंक पीटर सेटल को काफी मैचेस मिलेंगे। जो अभी मैं इनिशियल जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बनता हुआ देख रहा हूँ, उसमें 4-5 मैचेस तो ये खेलेगा। अब बैक टू बैक देखें, मुल्तान इस पीएसएल सीजन में वाहिद टीम है जिसकी 2 दफा बैक टू बैक मैचेस हैं, कि ये 2-2 रातों पे बैक टू बैक, किसी और के नहीं है। तो उसमें अब ये जो आपके 40-42 साल वाले लड़के होते हैं, इनको आपको थोड़ा नाजुक मालशियों के साथ रखना होता है, क्योंकि वो तो बेचारे शायद बैक टू बैक नहीं खेल पाए। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू रोटेट, इम्पोर्टेंट टू चेंज थिंग्स अराउंड। बट या आई पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं, आई थिंक अगर आपको जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन ने इनिशियली रायली मेरिडिथ उठाया था, ओटलील बार्टमैन उठाया था जो अब छोड़ के चला गया है, या अजारी जोसेफ था, या लाहौर के पास कौन है, मुस्तफीज है। देर आर सम ओवरसीज बॉलर्स हु हैव स्लाइटली बिगर T20 पेडिग्री, हु हैव फेमिलियर हैं इन कंडीशंस में। बट या अब आप पॉजिटिव ही हो सकते हैं मुल्तान के पर्सपेक्टिव से कि होपफुली पीटर सिडल विल डिलीवर। पीटर सिडल से मुझे याद आ रहा है कि 5-6 या 6-7 साल पहले एक एशेज हुई है जिसने बॉक्सिंग डे टेस्ट में हैट्रिक की थी। आई रिमेम्बर के पीटर सिडल ही था वो जिसने एक हैट्रिक की थी बॉक्सिंग डे टेस्ट के ऊपर। ये 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। एनीवे, इस्माइल वट्टू के बारे में कुछ बताइए कि ये क्या राइट आर्म फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और ये भी गोहर की पिक है? या और इस्माइल वट्टू तो बेचारा इंजरीज से थोड़ा उसका करियर इफेक्ट हो गया। आप याद करें तो जब रमीज राजा ने जो पीजीएल लॉन्च की थी, पाकिस्तान जूनियर लीग, तब गवादर से वो खेल रहा था। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर्स टू कम आउट ऑफ दैट। फिर मुल्तान रीजन के लिए 2 आप नेशनल T20 सीजन पहले चले जाएं तो ही वाज हाईएस्ट विकेट टेकर, बहुत ही निभी किस्म का बॉलर है। वेरी सिमिलर टू हसन अली प्री 2017, वो जो इन डिपर्स करता था और थोड़ी स्टिकी इन द विकेट,
उस टाइप का बॉलर है। गौहर थिंक्स ही हैज इमेंस पोटेंशियल एंड आई थिंक मतलब उसका केस बनता है। और बहुत से लोगों का मानना है कि अगर उसकी इतनी इंजरीज नहीं हुई होती तो अभी तक शायद वो पाकिस्तान खेल चुका होता। लेकिन इस बेचारे के साथ हुआ भी है कि पिछले 4 साल में कुछ 4 दफा तो उसकी इंजरी हुई है। तो उससे काफी हद तक उसका ग्राफ थोड़ा डिक्लाइन कर गया। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज स्टिल 20-21 साल की उम्र में अब आप की दुनिया कुछ खत्म नहीं हो जाती। इट्स स्टिल द राइट टाइम फॉर हिम टू ट्राई टू शाइन। एंड आई थिंक आई एम होपिंग कि ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इमर्जिंग प्लेयर्स दिस ईयर। होपफुली। एंड वसीम जूनियर की बात कर लेते हैं, जो टोटल क्रिकेट के कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड हुई है। सलमान मिर्जा देख के इस्लामाबाद यूनाइटेड को वसीम जूनियर जो लेकर आए हैं, फिटनेस, उसकी जो फील्डिंग है, और उसकी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसी थ्रो किसी की भी नहीं है जैसी वसीम जूनियर की है। रॉकेट है, चलो दुनिया रॉकेट। नहीं करता, पाकिस्तान में तो कोई किसी के पास ऐसी आर्मी नहीं है। जब वकार यूनुस अपनी पीक पे था तो तब उसकी थ्रो बहुत अच्छी इस तरह की आती होती थी। सलीम मलिक की होती थी, मगर सलीम मलिक की इतनी तेज नहीं होती थी। या वकार की मैंने बहुत तेज देखी है। उसके बाद मैंने वसीम जूनियर, बट वसीम जूनियर वकार से भी बहुत तेज है। और बड़ी बहुत बैटर्स ऐसे हैं जो उसको अंडरमाइन करते हैं और उनको पता नहीं चलता। और मैं 3 का रन आउट ऐसे देख चुका हूँ जो वसीम जूनियर की बुलेट थ्रो की वजह से हुआ है, क्योंकि वो इन एनी अदर सर्कमस्टांसेस वो सिंगल्स होते थे या डबल होते थे, मगर वसीम जूनियर की बुलेट आम आती है और वो बंदा रन आउट हो जाता है। क्या कहेंगे वसीम पे? नहीं, वसीम जूनियर इज वन प्लेयर जो टोटल क्रिकेट के एम्बलम को पूरी तरह फिट करता है। जो आप मैंडेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वजीरिस्तान में वो उठा उठा के वो जो पत्थर फेंकता था उसी से उसका आर्म अभी इतना रॉकेट हो गया है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको आके दिख रहा है। किस पे मारता था? एक बात मुझे वसीम जूनियर पे बहुत करनी है, जब उसको पिक किया ऑब्वियसली अहमद दानियाल को जाने दिया था। मेरा पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न था ऑन कि मुल्तान की डेथ बॉलिंग बहुत वीक हो जाएगी। बट वसीम जूनियर के आने से उसको काफी हद तक आपने कवर किया है। एंड आई स्पेसिफिकली वांट टू एड्रेस दिस बिकॉज़ बहुत से लोग कह रहे हैं यार वसीम जूनियर तो आपका रन मशीन है, रन मशीन है। आप अगर फैक्चुअल बात करें, लास्ट सीजन आप उठा के देख लें, वसीम जूनियर का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए 8 मैच उसने उसने खेले थे। 7.3 की इकोनॉमी थी वसीम जूनियर की और उसने 10 विकेटें ली थी। और मेरा ये मानना है कि अगर फाइनल में वो ठीक है, मिसहैप्स हैपन, बट अगर खुरम शहजाद की जगह वसीम जूनियर खेल रहा होता तो शायद वो लाहौर को इतनी आसानी से इतनी फ्री हिट्स दे के नहीं। वो तो खैर अब जहां से सिकंदर रजा आ रहा था शायद वो फिर भी जीत जाते। उनको उस दिन कोई रोकने वाला नहीं था। बट आई थिंक ही वुड हैव मेड इट अ लॉट टफर। एंड आई थिंक कि वसीम जूनियर की डेथ बॉलिंग जो है वो बहुत अंडररेट की जाती है। खास तौर पे थोड़ा सा भी उसको रिवर्स मिल रहा हो, थोड़ा सा बॉल ड्राई ड्राई सरफेस हो तो ही कैन बी वेरी इफेक्टिव देयर। तो आई एम तो पर्सनली वेरी हैप्पी टू गेट वसीम जूनियर इन मुल्तान। और आपको पता है साकिब भाई, आई वांटेड हिम गोइंग बैक टू इवन बिफोर ये जो रायली रूसो और इफ्ती वाली ट्रेड हुई थी क्वेटा के साथ, उससे पहले से मैं चाह रहा था कि किसी तरह वो आ जाए। वो अलग बात है कि कभी कभार वो अपना फोन बंद करके गायब हो जाता था तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। बट आई एम ग्लैड दे हैव हिम नाउ इन मुल्तान। एंड आई थिंक काफी हद तक जो डेथ बॉलिंग वाला कंसर्न है वो अब वसीम जूनियर के हिस्से में होगा। एंड आई होप कि ही स्टेज फिट, बिकॉज अगर वसीम जूनियर को खुदा ना खास्ता कोई फिटनेस इशू हो गया तो फिर उससे मुल्तान बहुत हैवी डैमेज हो सकती है। और वसीम जूनियर, यार इसका वो रन मशीन सही कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो इसका रिकॉर्ड है उसमें ही वाज वेरी एक्सपेंसिव। स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जब इसने खेली है क्रिकेट, तो उसमें इसको स्पेशली पावर प्ले या उसके बाद जब ये आता था फर्स्ट चेंज के ऊपर, तो उसको रन्स पड़ जाते थे ठीक ठाक। वो 3 सीजन पहले बैटिंग की बात में, होगी ना। बिल्कुल। हाँ चले, मगर मेरे फेवरेट प्लेयर में से इस वजह से है कि इसने यार एक दफा लाहौर कलंदर ने जब पहला टाइटल जीता था उसमें वसीम जूनियर का बड़ा किरदार था। इसने बैटिंग में 2 सिंगल्स डिनाई किए थे, जिसके बाद फिर वो रन आउट भी हो गया। तो वहां पर हम एक हारा हुआ मैच, 2 ओवरों में 7 रन या नहीं 8 बॉल में 7 रन नहीं कर सकी थी इस्लामाबाद, तो उसमें वसीम जूनियर का भी हिस्सा था। तो मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा उनका। स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, मोहम्मद नवाज की हमने बात कर ली, मोमिन कमर की बात कर लेते हैं। पीजेएल लाहौर के अंदर प्लेयर डेवलपमेंट, पिछले साल भी लाहौर से खेले थे बट कोई मैच नहीं मिला। इस साल भी जरा जो 2 ट्रेड्स आपने किए ना उसके बाद मुझे इस साल भी जरा बेंच पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरफात मिन्हास और फैसल अकरम आप ले आए हैं। तो मोमिन कमर वैसे
ये जो पाकिस्तान अंडर 19 वगैरह से खेला है, इसमें इसने विकेट्स वगैरह लिए हैं, इसी वजह से अगर आप ये देखो तो ये 60 लाख का नहीं बिका, इसकी प्राइस, इसके ऊपर पैसे लगे थे थोड़े से, 1.075 देखा ना। ऑलमोस्ट। हाँ तकरीबन एक, देखा ना, 1 करोड़ से ऊपर चला गया वो मोमेंट के बाद। तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन, और अंडर 19 से मैं देख रहा था, इसने कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी विकेट टेकिंग, तो क्या कहेंगे मोमेंट पे। आई थिंक यार, मैं तो आपको पहले भी बताया, आई रेट मोमिन वेरी हाईली बिकॉज ही इज वेरी क्विक थ्रू द एयर। अगर आप फैसल से भी उसको कंपेयर करें ना, तो वो शार्पर इसलिए लगता है कि T20 में आई थिंक ही कैन बी मोर इफेक्टिव, कि उसकी बॉल पढ़ के स्किड ज्यादा क्विकली करती है एज अपोज टू फैसल, जो थोड़ी लूप ज्यादा देता है। तो जब तक उसकी टर्न ओके होती है, बैट्समैन बैट्समैन अगर बैकफुट पे हो तो उसके बाद इतना टाइम होता है कि वो निगोशिएट कर ले। तो मोमेन उस सेंस में डेंजरस है, बट टू बी ऑनेस्ट प्लेइंग 11 में जगह बहुत मुश्किल लग रही है इस वक्त। खासतौर पे तबरेज शमसी है आपके पास, फैसल अकरम है, जो ऑलरेडी दो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं, या चाइना मैन कह लें, और देन अरफात मिनास एंड मोहम्मद नवाज हैं, जो ऑलरेडी दो लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स आपके पास हैं। तो बहुत मुश्किल है कि उसकी कोई जगह बन पाए। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बात करते हैं तबरेज शमसी। तबरेज शमसी यार, एक जमाने में जब इसने इमरान ताहिर को रिप्लेस किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो छाया हुआ था। एक आधी इसकी पीएसएल भी बहुत अच्छी गई, इंटरनेशनल लीग्स में बहुत अच्छा करता था। फिर अचानक इसका कराची किंग्स से एक सीजन बहुत बुरा गया। लाइक उससे पिछला बहुत अच्छा था, और उससे अगले सीजन इतना बुरा गया कि उसके बाद उन्होंने उसको रिटेन भी नहीं किया, फिर किसी ने भी पिक नहीं किया। और आहिस्ता आहिस्ता वो जरा लीग्स में भी ज्यादा पिक होना बंद हो गया है। किशवर किशफ महाराज ने उसको रिप्लेस कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद तबरेज शमसी। यार आई थिंक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का जनरली ने T20 क्रिकेट में रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। सिर्फ बहुत जो एलीट वाले हैं सिर्फ वही जगह बना लेते हैं। बाकी तो अब वो बॉलर्स को देखते हैं, थोड़ी बहुत आपने बैटिंग करनी है, आप अगर बैटिंग नहीं करेंगे तो आपकी कोई जगह नहीं बनती। ऑल्दो फॉर तबरेज मे बी दैट डजंट अप्लाई सच, बिकॉज मैं देख रहा हूँ इसलिए पिछले साल में उसने ILT20 भी खेला है। फिर उसने बिग बैश भी, एडिलेड स्ट्राइकर्स जो टिम पेन वाली टीम है उससे खेला था। तो इट मेक सेंस कि उस वक्त टिम पेन जो बैठे हुए थे, व्हाई ही पुश्ड फॉर तबरेज टू बी पिक्ड। और उस वक्त उनको जो स्क्वाड नजर आ रहा था, उस वक्त आपके पास इतने स्पिनर्स थे नहीं जब तबरेज को उनने पिक किया था। तो उनको तो नहीं पता था बाद में जाके फैसल अकरम आ जाएंगे और ये सब हो जाएगा। एंड इवन जो उसने 4-5 मैचेस खेले थे बिग बैश में, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, 5-5.5 की इकोनॉमी थी, और उसने को 8-9 विकेटें तो निकाली थी। तो आई थिंक ही कैन बी इफेक्टिव। अब बात सारी ये है कि आपने जो फॉरेन विकेट कीपर रखा है ना, उससे बस आपके स्लॉट्स थोड़े टाइट हो जाएंगे, क्योंकि एशटन टर्नर और स्टीव स्मिथ ने खेलना ही खेलना है हर हाल में। अब एक फॉरेन विकेट कीपर का चला गया तो फिर बच गए आपके सिडल, पोर्ट गाइगर और तबरेज शमसी एक ही पोजीशन पे लड़ रहे होंगे। तो या तो अगर एक भी लोकल विकेट कीपर हो जाता है, या आगे जाके देखें अगर साहिबजादा फरहान के साथ विकेट कीपिंग करवाएं और आप वो जगह बना लें तो अलग बात है। बट हिज चांसेस टू मी इस वक्त थोड़े कम लग रहे हैं, अनलेस पाकिस्तान गोज, पाकिस्तान कह रहा हूँ, मुल्तान गोज विद अ फुल लोकल फास्ट बॉलिंग अटैक। यार एक चीज इनके स्पिनर्स देख के लग रही है कि दुनिया में जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं सारे इसी टीम में हैं। वाकई वाकई। मतलब समझ, इतने ज्यादा आपस की लेफ्ट आर्म बात है, स्पिनर आप लोग। हमने हम्म, तो मोमिन का में ट्रेड करने की कोशिश की थी, वो अब कोई अच्छा ऑफर ही नहीं आया, तो आप क्या करें, जबरदस्ती तो नहीं पकड़ा सकते। ये तो बात सही है। लेने वाले भी तो चलिए, हो। अब बिल्कुल लेने वाली भी होने चाहिए। वह तो ब्रेस एमसी लाहौर के अंदर से ग्लोबल सुपर लीग में गयाना में खेले थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इसने। ही वाज अवर मैच विनर, इसने हमें कुछ मैचेस अपनी बॉलिंग से जितवाए थे, जिसने क्रूशियल मौकों के ऊपर बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। स्टिल वेरी गुड बॉलर। तो होपफुली ही विल मेक अ गुड कम बैक दिस सीजन। इतजाज हबीब की हमने बात कर ली, अरफात मिनहास की हमने बात कर ली, फैसल अकरम इज अ वेरी पॉपुलर, मतलब कि ये बॉलर को बहुत देर पहले पाकिस्तान खेल जाना चाहिए था, बट स्टिल अभी खेल भी गया। जिम्बाब्वे में इन्होंने डेब्यू किया था पिछले साल या उससे पिछले साल, समथिंग लाइक दैट। तो वनडे भी फैसल खेला, अकरम, क्या चीज। वनडे भी खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो हाँ उसने केन विलियमसन को बोल्ड मारा था, या किसको बोल्ड मारा था, या हाँ, किसी एक मुझे भूल उनके गया। मुझे जिम्बाब्वे में इसका डेब्यू याद है, जब उमैर बिन यूसुफ का जिस जिस सीरीज में हुआ था उसमें ये भी था, बल्कि इरफात मिन्हास भी होगा उसी वक्त, उसी सीरीज में किसी और का भी हुआ था, किसी और भी बॉलर का भी था। एनीवे, फैसल हम्म, अकरम यार ये कि अनदर लेफ्ट आर्म चाइना मैन। आप लोगों के पास काफी ज्यादा चाइना मैन हो गए, 3 चाइना मैन तो लेफ्ट आर्म नजर आ ही रही हैं इधर।
और फिंगर स्पिनर्स भी लेफ्ट आर्म 2-3 नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे फैसल अक्रम में? मुल्तान का लड़का, मुल्तान में मुल्तानी ट्रेड हुई है ये, तो क्या कहेंगे? आई थिंक फैसल अकरम फॉर मी इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म पिक, यू नो, जो आपकी कोर को बनाने की होगी इस सीजन, बिकॉज इतने स्पिनर्स भरे में शायद उन्हें चांसेस ना मिल पाए, स्पेशली अगर आप तबरेज की जगह बनाएंगे तो फिर तो फैसल अकरम की बिल्कुल जगह नहीं बनती। बट यू नो इन द लॉन्ग रन, बिकॉज मुल्तान का लड़का है, बिकॉज अब वो अपनी मुझे जो फैसल के साथ सिर्फ कंसर्न ओवर टाइम रहा है कि वो जो उसकी स्पिन होती है वो पेस इतनी स्लो होती है कि बैट्समैन के पास बहुत टाइम आता है कि वो अपना एडजस्ट कर ले। अब आहिस्ता आहिस्ता ही इज वर्किंग ऑन दैट, तो आई थिंक दैट विल मेक हिम मोर इफेक्टिव। और दूसरी चीज जो फैसल की बहुत अच्छी है कि अब वो अपनी बैटिंग पे बहुत काम कर रहा है, कि ऐसा बैट्समैन बन जाए कि वो कम से कम 8 पे खेल सके, जो कि आगे जाके उसकी जगह बनाने में बहुत मदद करेगी, बिकॉज अब फैसल के पास वो इमर्जिंग वाला क्वेश्चन नहीं रहा है। तो अब उसने अगर खेलना है तो वो यू नो ही हैज टू प्ले एज अ नॉन इमर्जिंग प्लेयर, जिसमें आपको भी पता है साकिब भाई जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिनमें हमने बात कर ली है कि मोमिन के बाद मोहम्मद शहजाद, इस्माइल भट्टू जो है इनके इमर्जिंग बॉलर्स हैं, हमने बात कर दी। तो यही पूरा स्क्वाड था। लेट्स चेक द T20 चेक्स। 6 बॉलर आपकी टीम में कौन सा होगा? फर्स्ट करें कि अगर आपको पांचवा छठवां बॉलर चाहिए तो क्या 6 बॉलर आप बन इमरान जाएंगे? रंधावा से उसको कर सकते हैं, रफात मिनाज से कर सकते हैं, 6 बॉलर तो आपका चेक्ड है। नहीं, ये तो ये वो होंगे जो कि बेसिकली पांचवा बॉलर होगा आपका। मुझे 6वें बॉलर की बात बताएं, जो टॉप 6 के जो बैटर्स होंगे उसमें से एक और कोई तो बॉलर मोहम्मद होगा। शहजाद करा सकता है, आपका डिलानो हाँ, पॉडकाइटर करा सकता है यार, तो आप देयर फोर्टी आर इनफ ऑप्शंस। एनफ ऑप्शंस। मगर मोहम्मद शहजाद और अगर पॉडगेटर आपकी उसमें ना हुए तो फिर कोई होगा कि अगर वो फर्स्ट नहीं हुए चॉइस? तो फिर एतजाज खेल रहा होगा, एतजाज करा लेगा, या वो नहीं हुआ तो इमरान रंधावा करा लेगा, मतलब किसी आप जो भी हाँ, कॉम्बिनेशन में जाए 6 बॉलर आपका पूरा हो बनाएंगे उसमें सकता है। होगा। फिनिशिंग में रोल्स में आपके कौन कौन से प्लेयर्स हैं? जो एक तो फिनिशिंग अरफात अब मिनास डिपेंड हो करता गया। है कि एस्टन टर्नर को आप और 5 पे अगर खिला रहे हैं, या एस्टन टर्नर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ, बिकॉज मोहम्मद शहजाद को तो आपने तैयार कर रहे हैं एज अ फिनिशर, राइट, कि आप उसको 6 पे खिलाएं। बट अगेन वो बिग नेम पेडिग्री नहीं है, देयर आर प्लेयर्स विद पोटेंशियल, देयर आर प्लेयर्स, हाँ, इवन इमरान रंधावा भी 6 पे आपको खेल के दे सकता है। इवन नवाज को अगर आप वो रोल दें तो आके वो एंड में हिटिंग कर सकता है, बट जो बिग नहीं, नेम आपके पेडिग्री छवें है। सातवें नंबर के कौन से आ रहे हैं? एक तो पॉटगेटर हो गया, एक तो वो हो गया, शायद लिया भी उसको इसी चक्कर में होता। और कौन है आपका सातवें पे? फिर अरफात मिनास हो गया। हाँ वो डिपेंड करता है, मोहम्मद नवाज भी हो सकता है, यू नो और इट मोहम्मद डिपेंड्स। नवाज भी, हाँ, फिर मोहम्मद नवाज भी हो गया। तो वी कैन से कि यस हैं, फिनिशर्स हैं। मोहम्मद नवाज अगर है तो देन यू हैव गुड फिनिशर। लाइक एक ऐसा प्लेयर है जो कि खेल लेता है उसमें। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को नहीं जाते, मगर इन लीग लेवल के ऊपर तो मोहम्मद नवाज ने अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कौन है शहजाद आपके गुल, पास? शहजाद गुल। शहजाद शहजाद गुल है, और वो प्लेइंग 11 में जाता है आपकी? 100%। वही वायद है, वो तो जाता है। लेफ्ट आर्म फास्ट की वजह से ही प्लेइंग 11 में जा रहा है। अच्छा जी, रिस्ट स्पिनर्स में आपके पास तबरेज शमसी हो गया, आपके पास बहुत ज्यादा ही है। और पेस तो आपके पास 42 ईयर ओल्ड वो है, क्या नाम है अपना, पीटर सेडल है और नहीं, पेस तो पीटर सिडल के अलावा इस्माइल अरशद भट्टू की इकबाल भी, भी और है, वसीम बट्टू जूनियर। भी ऑलमोस्ट वसीम जूनियर 140 145 के बीच में करा लेता है। और नहीं, वसीम जूनियर है यार आपके पास। हाँ वसीम जूनियर भी। पीपी बैशर्स आपके पास ओपनर कौन से हो गया? ओ, आपके पास ही तो हैं और क्या। साहिबजादा फरहान को कह सकते ना, हैं आप, बिकॉज स्टीव नहीं, स्मिथ इज दोनों नॉट रियली अ पीपी बैशर, लेकिन साहिबजादा यार। जो फरहान। आजकल स्टीव स्मिथ जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है ना, वो उनसे हमारी 7 नस्लों से आगे की खेल रहा है। हम बस ठीक है जो ना। मैंने भी देख, क्योंकि मैंने बिग बैश में देखा स्टीव स्मिथ को, जिस तरीके से उसने मारा है ना, जिस किस्म की उसने इनिंग्स खेली हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उस लेवल की क्रिकेट खेले। स्टीव स्मिथ स्टिल इज अ बीस्ट इन T20 क्रिकेट। वो ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज इतनी ज्यादा हैं, और मगर ये है कि निकाल के हार ही रहे हैं ना। वो कौन सा जीत रहे हैं? उसको निकालने के बाद भी हार ही रहे हैं। श्रीलंका से भी हार गए इन द एंड। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात कर ली जाए तो स्ट्रेंथ में ओपनर्स मुझे बहुत पसंद है आपके। ओपनर्स और स्पिनर्स बहुत स्पिनर्स। पसंद आए हैं मुझे आपके। बिल्कुल। अ, यही दोनों मुझे पसंद आए हैं अभी तक। Yeah. आपके ख्याल में और कोई स्ट्रेंथ है? नहीं बिल्कुल, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड, मैं भी ओपनर्स और स्पिनर्स ही कह रहा था। वीकनेसेस पे अगर आप जाएं तो फिनिशिंग मैं कहूंगा कुछ हद तक आपको वीक लगती है इन कंपैरिजन, और मिडिल ऑर्डर जनरली देयर इज नो बिग नेम पेडिग्री इन द मिडिल ऑर्डर, यू नो, जिनके तो वो थोड़ा कंसर्न लगता है। हाँ फास्ट बॉलिंग वहाँ में ठीक है खेलने आपने। वाले
क्या कह रहे हैं? लंबा खेलने वाले, सर्टिफाइड लंबा हाँ, खेलने वाले प्लेयर जो है आपके पास, जिस तरह शान मसूद तो ओपनर है, उसकी जगह अगर बनी भी तो मिडिल ऑर्डर में बनेगी, वो भी इतना नहीं है। दोबारा देख लेते हैं अगर मिडिल ऑर्डर को देखा जाए आपकी। yeah, हाँ, ये सारे उसमें फिर नवाज़ी, क्योंकि टर्नर, पॉटगेटर, लैकलन शॉ और ये जॉश फिलिपी, फिलिपी तो अभी फ्लॉप हुआ था, राइट? मगर फिलिपी स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर, वो चल भी सकता है, बट तो ये अनटेस्टेड प्लेयर्स हैं कि अनप्रूवन अनटेस्टेड काइंड आपकी मिडिल ऑर्डर बन रही है, बिल्कुल, ठीक है? ऐसा ही। वो और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी, और भी लाहौर के अंदर क्या भी है, वो ईमान ने और ये रूबिन हरमन ने फर्स्ट टाइम ही खेलना है, उसमें टीटी है हमारे पास। तो हमारे भी लाले पड़े हुए हैं भाई, वो शनाका जब से गया है ना, वो हमारे हाथों में पटाखा हो नहीं, गया है। आपने डैनियल सैम्स ले लिया है ना, तो वो जी आपको जी, हिटिंग भी डेनियल कर सैम देगा और जी, और 11-12 की इकॉनमी से मार भी खाएगा। चले, मुझे टॉप फोर एक बात बताऊं कि अच्छा, एक चीज यार मैं अ, क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि कमेंट्स में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो हम टॉप फोर बॉटम फोर की रेटिंग देते हैं, ये स्क्वाड के ऊपर बेस्ड है, 20 लड़कों के ऊपर, कि 20 लड़कों का स्क्वाड किसका तकड़ा है। दिस इज नॉट टॉप फोर बॉटम फोर जो टेबल की टॉप फोर बॉटम फोर होगी। आपकी प्लेइंग 11 आप तगड़ी बनाए तो आप टॉप फोर बॉटम फोर हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपका स्क्वाड टॉप फोर बॉटम फोर है। तो उस अगर आप अंदाज में प्रेडिक्शंस की बात, हाँ, और अगर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, वो हमारा वेडनेसडे को लाइव शो इंशाल्लाह ताला आई विल प्लान, जिसमें हम अपनी प्रेडिक्शंस देंगे कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 8 कौन है, वो हम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस का एक शो करेंगे। बट ये एग्जैक्टली स्क्वाड ऑफ 20 जो है, वो चार पहले चार में आता है ये स्क्वाड या नहीं, और क्या नाम लेते हैं, बट जीत कोई भी सकता है और क्वालिफाई भी कोई भी कर सकता है उसको। आप लोग वो ना किया करें, मिक्सअप ना किया करें। मैं तो नहीं देखता इस स्क्वाड को, मैंने और जो स्क्वाड्स देखे हैं उनमें वो ज्यादा बेहतर स्क्वाड्स हैं। तो आपका क्या ख्याल आई है? थिंक इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड ऑफ 20 दिस इज बॉटम फोर राइट नाउ। नॉट फोर नाउ। तो जी, यही था हमारा शो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। इंशाल्लाह ताला आज हमारी ये जो स्क्वाड एनालिसिस के जो शोज थे, ये आज हमारे कंप्लीट हो गए। 8 के 8 हमने शोज किसी ना किसी तरीके से कर लिए हैं, होपफुली। अब इसके अलावा प्लेइंग 11 का शो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल रात को मिल जाएगा। लाइव शो ही होगा। कैनी आप कोई प्लेइंग 11 के शो को किसी तरीके से ऑफिस में डंडी मार के थोड़ा बहुत कहीं पर कर कितने सकेंगे बजे होगा? मुल्तान की प्लेइंग 11 के लिए? एटलीस्ट जब भी आप हाँ, आएंगे, अगर थोड़ी देर के लिए भी आए, तो मुल्तान की प्लेइंग 11 मैं आपके साथ कर लूंगा ड्यूरिंग द शो, और जितना भी आप टाइम दे सके तो। बट कितने इसके बजे कर अलावा रहे हैं फिर वैसे? प्रेडिक्शंस का शो इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को आएगा हमारा, और इस तरीके से हमारे जो सारे शो सिग्नेचर शोज हैं वो खत्म हो जाएंगे वेडनेसडे को, और उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो जाएगी, तो जुमेरात से मेला सजेगा। यार, सुनने में आया सलार के कोई डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात इस्लामाबाद में, कोई खुफिया कुछ, क्या क्या बातें हो रही है, सुना है उसके गुड न्यूज भी जनरेट हो रही है। ऑयल की प्राइस सस्ती होना शुरू हो गई है, तो दुनिया कुछ जर्नलिस्ट ने आज ट्वीट उसी बात पे कर दी है कि यार हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद क्राउड वगैरह भी अलाउ हो जाए। पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं, लेकिन हम बाज़ वक्त मेरी नज़र में गलती कर जाते हैं कि हम कबल इस वक्त चीज़ें बोल देते हैं और फिर वो पूरी तरह मटेरियलाइज नहीं होती। तो अभी जहाँ तक हमारी मालूमात है कि वो एक कोशिश हो रही है मीडिएशन की, वो वहाँ से पार्टीज आ रही हैं, इस्लामाबाद बैठेंगी, कहेंगी कि भाई अब सब आप खत्म करें, अब दोनों आप तो पार्टीज को मिला ही सकते हैं एंड ऑफ द डे। अगर वो मान जाते हैं तो फिर रास्ते खुद ही खुलने शुरू हो जाएंगे, गैस भी नीचे आएगी, फिर आपको ऑस्टेरिटी वगैरह सारी इतनी नहीं करनी पड़ेगी, फिर फैंस के लिए भी खुल जाएगी, फिर हो सकता है वेन्यूज भी कुछ हद तक वापस आप फैसलाबाद, वापस आप मुल्तान, वापस आप पिंडी में गेम्स कर सकें। बिकॉज दिस इज बुनियादी जो जो आपकी लिमिटेशन है वो तो फ्यूल कॉस्ट है, कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। लेकिन चलें, अब इस पर इतना ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स वेट टू सी हाउ इट मटेरियलाइजेस। बट सब दुआ करें जी, करें यार, दुआ से ज्यादा क्या है। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैनी हमारे साथ रहने का, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले शो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा